हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए चैप्टर वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। सबसे पहले हम हिस्ट्री का पोर्शन लेंगे। सबसे ज़्यादा हिस्ट्री के टॉपिक हैं और स्टूडेंट यूपी ट्रिपल पैट के एग्ज़ाम में। आज मैं आपको हिस्ट्री के 259 प्रश्न प्रोवाइड कराऊंगा और स्टूडेंट फिर उसके बाद में मैं आपको भूगोल के 218 प्रश्न प्रोवाइड कराऊंगा। फिर मैं उसके बाद आपको भारतीय संविधान के 143 प्रश्न प्रोवाइड कराऊंगा। फिर मैं आपको उसके बाद इकोनॉमिक्स के 79 प्रश्न प्रोवाइड कराऊंगा। जो मटेरियल मैंने आपके लिए इकट्ठा कर लिया है, मैंने उनके प्रश्न आपको बता दिए हैं। ऐसे ही मैं आगे बढ़ता रहूँगा और स्टूडेंट आपके लिए, और आप लोग मेरे साथ बने रहें। और स्टूडेंट, आने से पहले वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें नए हैं तो, और वीडियो को शेयर कर दिया करें। और स्टूडेंट, आपके एग्ज़ाम को दृष्टि से मैं ऐसे ऐसे प्रश्न लेकर आया हूँ जो आपके महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण रखे गए हैं। क्योंकि और स्टूडेंट, अगर आप इन क्वेश्चन को लगा लेंगे तो आपका कोई भी प्रश्न एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ध्यान रखना है स्टूडेंट। तो आप पढ़ते रहें मेरे साथ। और बहुत बच्चों की डिमांड भी थी कि सर चैप्टर बाय चैप्टर एक बार पढ़ा दीजिए, तो स्टूडेंट ले आया हूँ मैं आपके लिए महामैराथन चैप्टर टू चैप्टर। और स्टूडेंट, आप लोग मेरे साथ बने रहें। आज हम 259 प्रश्नों का रिवीजन करेंगे और स्टूडेंट, और आपको एक एक प्रश्न का आंसर बताना है स्टूडेंट। अगर आपने हिस्ट्री का पोर्शन आज में खत्म कर दिया तो कल को भूगोल का पोर्शन खत्म कर लेंगे, और परसों को हम यानी कि भारतीय संविधान और इकोनॉमिक्स दोनों को निपटा देंगे। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही आगे चलते रहेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि हम पेपर देने जाएंगे तो सारे प्रश्न हमारे यहीं से मिलेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो ध्यान रखना है स्टूडेंट। और ध्यान रखना कि आज हमारी कंपटीशन क्लासेस पर यूपी ट्रिपल पैट का एग्ज़ाम भी हुआ था, तो इसे देखते हुए स्टूडेंट, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि उस एग्ज़ाम को आप देखा है आपने कि कैसा आया था, इसी तरह से एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा और स्टूडेंट। और अधिकतर प्रश्न हमारे जो यूट्यूब चैनल पर वीडियो चल रही हैं उसमें से थे। आप लोग जानते हैं अच्छे से, जितने यूट्यूब चैनल पर वीडियो पढ़ी होंगी तो आप देख सकते हैं, मिला भी सकते हैं स्टूडेंट कि जीएस के अधिकतर प्रश्न वहीं से मिले थे आपको। तो आपको ध्यान रखना हो स्टूडेंट। तो ऐसा कोई भी प्रैक्टिस सेट या कोई भी सेट जो हमने नहीं छोड़ा है, जो रामपुर के अंदर या कहीं भी किसी भी यानी कहीं भी बाहर शहर में है और मैंने ना पढ़ाया हो स्टूडेंट, तो आप अब मेरे साथ बने रहें। लास्ट टाइम चल रहा है और लास्ट टाइम में ऐसी हम मेहनत करने जा रहे हैं स्टूडेंट कि अब हम चैप्टर टू चैप्टर क्वेश्चन निपटाएंगे। आज हम 259 प्रश्नों का रिवीजन करेंगे स्टूडेंट, तो आप मेरे साथ बने रहें अच्छे से और पढ़ते रहें स्टूडेंट। ठीक है, चलते हैं। आज हमारा पहला पॉइंट रहेगा प्राचीन भारतीय पाषाण काल व सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसका पहला प्रश्न है स्टूडेंट, अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना स्टूडेंट, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट मेरे कहने से पहले ही कर दिया करना स्टूडेंट, क्योंकि मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ूंगा, क्योंकि 259 प्रश्न आपको 1.5 घंटे में कराने हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। तो पहला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत निम्न में संस्कृति में रखा जाता है। तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? कांस्य, लोहा, पाषाण या ताम्र? तो बताना है क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर, कमेंट कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो हो जाएगा हमारा पाषाण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड। और स्टूडेंट क्वेश्चन देखें और आंसर बताएं, क्योंकि अब चैप्टर टू चैप्टर जब मैराथन चलती है स्टूडेंट तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है कि मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? पशुचरण अवस्था, शिकार अवस्था, कृषि अवस्था, औद्योगिक अवस्था? तो बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा। मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कमेंट करिए ABCD क्या था। वेरी गुड, तो इस जगह शिकार अवस्था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे, प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किसके बनाए जाते हैं? तो प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किसके बनाए जाते हैं? लोहा, तांबा, कांस्य, पत्थर? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर हो जाएगा पत्थर के। किसके? पत्थर के क्वेश्चन। नेक्स्ट है, प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? बताइए, कमेंट करिए स्टूडेंट कि प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था। और स्टूडेंट, जितने आप मेरी वीडियो देखते हैं उतने ही लोगों को आप शेयर किया करें, क्योंकि जो लोग बच्चे यूपी ट्रिपल पैट के एग्जाम देने जाएंगे उन्हें मेरे साथ जरूर जोड़ो स्टूडेंट, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि हाँ, यहाँ से अगर प्रश्न नहीं मिले चैप्टर बाई चैप्टर तो देख लेना, फिर आपको पढ़ के जाना हो स्टूडेंट विश्वास के साथ। बस आप पढ़ते रहें, बाकी आपकी मैं इतनी जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि अगर पेपर दे आओगे यहीं से प्रश्न मिलेंगे आपके। ठीक है, बस विश्वास करिए आप और पढ़ते रहें मेरे साथ। ठीक है, और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दें जो आपके साथ के हैं, रिलेशन के हैं, उन्हें सबको वीडियो शेयर करिए, क्योंकि वो भी पढ़ लेंगे तो उनका ही फायदा हो जाएगा। कल को वही आपको बताएंगे कि सर वाह, आपने तो ऐसा मटेरियल प्रोवाइड कराया था, तो इस वजह से आपका नाम हो जाएगा स्टूडेंट, मेरा भी काम हो जाएगा। तो आप लोग उन्हें जरूर शेयर करें और खुद तो पढ़ें और
कमेंट में बातें नहीं किया गया स्टूडेंट। कोई भी स्टूडेंट कल देखा गया है कि आप कितनी बातें करते हो, पता नहीं कहाँ कहाँ से बातें लेकर आते हो स्टूडेंट, ये बातें सही नहीं है स्टूडेंट। आप पढ़ने वाले स्टूडेंट है, पढ़ने वाले स्टूडेंट का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन देखा आंसर, क्वेश्चन देखा और आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुत्ता है। नेक्स्ट, मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया। मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, मध्यपाषाण युग, धातु युग। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नवपाषाण युग। नेक्स्ट है, मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया था, पुरापाषाण युग, मध्यपाषाण युग, नवपाषाण युग, धातु युग। तो मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया था, कमेंट करें। नवपाषाण युग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया, कांसा, तांबा, लोहा, चांदी। तो मानव के द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, कमेंट करें। तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा का, ऑप्शन नंबर ए बी 7 का। मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया, जौ, चावल, गेहूं, कपास। क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा जौ, ए आंसर। 9 देखेंगे, नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला। तो नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला। ऑस्ट्रेलियन जब आपका पेपर होगा उससे पहले और देख जाना इस मैराथन को, ठीक है, ध्यान से। ये हिस्ट्री की मैराथन है और यहाँ से सबसे ज़्यादा पोर्शन आपका हिस्ट्री का है आपके यूपी ट्रिपल पैट में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएंगे, मेहरगढ़, कोल्डी हवा या वजुरहोम या देमादाबाद। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोल्डी हवा। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है, पुरापाषाण काल, लोह काल, कांस्य काल, महापाषाण काल। तो बताना सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा स्टूडेंट, कमेंट करें, कांस्य काल। हड़प्पे की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई, 1930, 1925, 1922, 1921। कमेंट करते रहे स्टूडेंट बिना कहे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा 1921। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीले के नाम से जानता है, हड़प्पा, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताएंगे कि किस स्थल को मृतकों का टीले के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, मोहनजोदड़ो के टीलों को खोजने का श्रेय किसे है, राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल या माधव स्वरूप बसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा राखलदास बनर्जी। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा। तो बताएंगे हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा मोहनजोदड़ो, बी आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है, हड़प्पा रावी, मोहनजोदड़ो सिंधु, कालीबंगा गग्गर, लोथल सतलज। तो बताना है कि कौन सा गलत है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हमारा लोथल सतलज पे नहीं है, तो बताइए कमेंट में कहाँ होगा। बाकी सभी सही है, हड़प्पा रावी है, मोहनजोदड़ो सिंधु पे है, कालीबंगा गग्गर पे है। तो लोथल की कौन सी नदी पर स्टूडेंट कमेंट करें, आपके कमेंट का इंतजार करूंगा मैं, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, क्वेश्चन नंबर 16, धोलावीरा, लोथल, सुरकोटदा, चंदहुदड़ो। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा लोथल। नेक्स्ट, निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे, सोना, चांदी, कांसा, लोहा। तो किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे, कमेंट करें, लोहा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस हड़प्पा सभ्यता स्थल को कांस्य नृत्य की मूर्ति प्राप्त हुई, किस हड़प्पा सभ्यता काल से कांस्य नृत्य की मूर्ति प्राप्त हुई, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, चंदहुदड़ो। तो बताना स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर ए। और स्टूडेंट अब चलता हमारा वैदिक सभ्यता। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे। तो आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे और स्टूडेंट, तो वैदिक सभ्यता बताएंगे। दूसरा पॉइंट शुरू हो चुका है स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट अभी भी नहीं जुड़े हैं तो उन्हें एक बार और जोड़ लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। और स्टूडेंट अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो लाइक करिए और बताइए कि वीडियो कैसी लग रही है। स्टूडेंट कमेंट जरूर किया करें स्टूडेंट, मेरा हौसला बढ़ता है आप अगर कमेंट करते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा, आर्य भारत में कहाँ सबसे पहले कहाँ बसे। शब्द सिंधु प्रदेश, गंगा यमुना दोआब, घग्गर, घरगटा और इन सभी जगहों पर। और स्टूडेंट ऐसे प्रश्न आते हैं जो आपने पहले बार ऑप्शन देखते हैं और यही ऑप्शन आपके एग्जाम में मिलते हैं, तो आपको ध्यान रखना सप्त सिंधु प्रदेश में।
नेक्स्ट है ऋग्वेदिक काल का सबसे अधिक महत्वपूर्ण देवता कौन है? तो ऋग्वेदिक काल का सबसे अधिक महत्वपूर्ण देवता कौन है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताएं। अग्नि, विष्णु, इंद्र, वरुण। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन आप सभी जानते हैं इंद्र है, सी आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? गंगा, सरस्वती, यमुना, सिंधु। बताएं क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सरस्वती ऑस्टैंड। कमेंट करते रहें, ऐसे ही अच्छा लगता है मुझे, और बिल्कुल फालतू ही कमेंट नहीं करें, ब्लॉक करा दूंगा नहीं तो ध्यान रखना। नेक्स्ट, ऋग्वेदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो ऋग्वेदिक आर्य किसकी पूजा करते हैं? गाय की, वृक्ष की, माता की, प्रकृति की। क्वेश्चन जल्दी पढ़े और आंसर दे। 259 प्रश्न कराने हैं आज की वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, प्राकृतिक की। किसकी? प्राकृतिक की। ठीक है ऑस्टैंड, तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऋग्वेदिक आर्य किसकी पूजा करते हैं? प्राकृतिक की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, ऋग्वेद में 10वें मंडल में निम्न में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? पुरोहित, शूद्र, सेनानी, सोमरस। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा शूद्र, सी बी ऑप्शन। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? यजुर्वेद, अर्थवेद, ऋग्वेद, सामवेद। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताए कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख क्वेश्चन सभी को पता है किस वेद में है, कमेंट करते रहें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा क्या थी? द्रविड़, संस्कृत, पाली, प्राकृत। तो बताना है ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा क्या थी, क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो जाएगा? द्रविड़ हो जाएगा, संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है। तो आप सभी जानते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा? संस्कृत। निम्नलिखित में प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो बताना है सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद को कहा जाता है, उस टाइम ध्यान रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद एवं पद दोनों में की गई? किस वेद की रचना गद और पद दोनों में की गई? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऋग्वेदिक काल में विनिमय के माध्यम से किसका प्रयोग? भूमि, मुद्रा, दास, गाय। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर हो जाएगा गाय का, कौन सा? गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, ऋग्वेदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? सभा, समिति, विदत या परिषद। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताएंगे। तो ऋग्वेदिक काल में सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था जो थी ऑस्टन, वो थी सभा। कौन सी थी ऑस्टन? सभा थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा संयुग्म सम्मिलित नहीं है? विशेषता झेलम नदी, झेलम यानी कि नदियों के प्राचीन नाम है और आधुनिक नाम है। विशेषता झेलम को कहते हैं, अब विपाशा ब्यास को कहते हैं, परुष्णी रावी को कहते हैं, कुंभ सुवास्तु कहते हैं। तो बताना है कौन सा ऑप्शन सम्मिलित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुंभा। तो कुंभा को किस नाम से जानते हैं? आधुनिक नाम बताना है क्वेश्चन। तो विशेषता को झेलम नदी के नाम से जानते हैं, झेलम के। विपाशा को ब्यास के नाम से जानते हैं, पुरुषणी को रावी के नाम से जानते हैं। इन तीनों को याद रखना क्वेश्चन। बाकी कुंभा का क्वेश्चन आप कमेंट करेंगे, एक प्रश्न पिछला भी उसका भी कमेंट करें क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था? इंद्र, प्रजापति, विष्णु, शिव। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन कि उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रजापति, सी आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर वैदिक काल लोगों ने किस धातु की खोज की? तो उत्तर वैदिक काल के लोगों ने किस धातु की खोज की थी? लोहा, कांसा, तांबा, चांदी। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ए आंसर, लोहा। किसकी खोज की थी? लोहे की। नेक्स्ट है, भारत का आदर्श वाक्य, राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया क्वेश्चन, कमेंट करें। कठोपनिषद, मंडूकोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद या ऋग्वेद। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताएंगे। तो बताना है क्वेश्चन कि बी से लिया गया या डी से लिया गया, इन दोनों में आप बताएं जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा क्वेश्चन?
तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन हो गया मंडूकोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। जैन धर्म और धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर ऋषभदेव, नेमिनाथ या महावीर या पार्श्वनाथ। तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है क्वेश्चन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। ऑप्शन नंबर ए। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर कौन थे? जो जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो क्वेश्चन सभी जानते हैं, महावीर, पार्श्वनाथ या भद्रबाहु या स्थलबाहु। बताइए कमेंट में। तो क्वेश्चन नंबर 35 का हो जाएगा महावीर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत रख जोड़ा? तो अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य, सत्य, अहिष्ठ्य। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा ब्रह्मचार्य। कौन सा जाएगा? ब्रह्मचार्य, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है कि जैन धर्म में त्रिरत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र या ये सभी। तो जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है उस टाइम? तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ये सभी, तीनों हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? राजगीर बिहार, सारनाथ उत्तर प्रदेश, वैशाली बिहार, कुशीनगर। तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताएं। तो आप सभी जानते हैं कि महावीर का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? वैशाली बिहार में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना स्टूडेंट। और आप अच्छे से पढ़ते रहें, आपका बस 4-5 दिन बाकी हैं और अगर आपने अच्छे तैयारी कर ली तो आपके 80+ अगर नंबर आए तभी फायदा हो स्टूडेंट। यूपी पैड में कोई भी फायदा नहीं है। तो स्यादवाद किस धर्म से दर्शन का मूल आधार है? तो स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म या भागवत धर्म। तो बताना है। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या हो जाएगा? 39 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा जैन धर्म। किससे है? जैन धर्म से है। नेक्स्ट, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई? सारनाथ, पाटलिपुत्र, वल्लभी या श्रवण बेलगोला। तो बताना है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा पाटलिपुत्र। क्या हो जाएगा? बी आंसर, पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? प्राकृत, संस्कृत, हिंदी या द्रविड़। तो महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए? क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताएंगे। तो कौन सी भाषा थी क्वेश्चन? कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर 41 का हो जाएगा ए, प्राकृत। और स्टूडेंट पढ़ते रहें कमेंट पर। मैं बार बार नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं क्वेश्चन पढ़ने हैं, इसलिए मैं कमेंट को बार बार नहीं बोलूँगा। आप खुद कमेंट करें क्वेश्चन नंबर लिखकर, ठीक है, ध्यान रखना। और स्टूडेंट पढ़ते रहें क्योंकि मुझे जिम्मेदारी है आपकी, ठीक है, मेरे ऊपर आपकी जिम्मेदारी है स्टूडेंट, तो मैं आपकी जिम्मेदारी से काम निभाऊंगा स्टूडेंट। और आप लोग मेरा साथ देते रहे, बस इतना ही चाहिए मुझे। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? सारनाथ, गया, राजगीर या लुम्बिनी। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा लुम्बिनी में। ध्यान रखना, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा? तो महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा था? महापरिनिर्वाण, धर्मचक्र परिवर्तन, महाभिनिष्क्रमण या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? पाटलिपुत्र, गंगा नदी के तट पर, इलाहाबाद संगम पर, बोधगया, उरुवेला, निरंजन नदी पर तट पर या जाम्भिक, ऋजुका, पालिका नदी के तट पर। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको सभी को पता है स्टूडेंट, कमेंट करें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सर वो हो जाएगा बोधगया, उरुवेला, निरंजन नदी के तट पर। कहाँ हुई थी? बोधगया, उरुवेला में, निरंजन नदी के तट पर हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना। यह अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर, सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताएं कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ में। स्टूडेंट चैप्टर बाय चैप्टर आपकी मैराथन चल रही है, बता दीजिए जो बच्चे अभी भी नहीं जुड़े हैं। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के तीरत्न हैं, बुद्ध, धम्म, संघ, ये सभी। तो बौद्ध धर्म के तीरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म, संघ या ये सभी। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा कि बुद्ध, धम्म और संघ ये सभी हैं। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए हैं? तो महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं? पाली, संस्कृत, द्रविड़ या ये सभी। तो बताना है कि महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर कमेंट कर दें स्टूडेंट जल्दी, क्योंकि थोड़ा जल्दी पढ़ने का। क्वेश्चन नंबर 259 प्रश्न है स्टूडेंट, और आपको 1 घंटे में ही प्रोवाइड कराऊंगा, 1 या 1.5 घंटे में। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ स्टूडेंट, कहीं चूक मत जाना आज की ये मैराथन लगाने से। अगर आप चूक गए तो ध्यान रखना आपका बेड़ा पार नहीं होगा। अगर आपने चैप्टर टू चैप्टर मैराथन लगा ली तो आपका बेड़ा पार एक ही बार में हो जाएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? पाली में। ध्यान रखना, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली में दिए थे। 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथों की जानकारी मिलती है? तो 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथों की जानकारी मिलती है?
अंतुग अगुंतुर निकाय महावस्तु जातक या महावंश। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताएंगे। तो 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध धर्म ग्रंथ की जानकारी मिलती है? तो बोलती है अगंतुर निकाय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? गंधार, तक्षशिला, अंग, चंपा, मगध, गिरिव्रज, कौशल, मथुरा। तो बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। महाजनपद है, उनकी राजधानी ऑस्ट्रेन। तो अगर आपको इनकी राजधानी पता है तो ध्यान रखना, बताए कमेंट में कि कौन सा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो हो जाएगा ऑस्ट्रेन वो हो जाएगा, कौशल के मथुरा नहीं है। तो ऑस्ट्रेन कमेंट करें कि क्या हो जाएगा फिर। नेक्स्ट बाकी सब सही है। गंधार तक्षशिला है, अंग चंपा है और मगध की गिरिव्रज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 50 में हमारा टॉपिक चेंज हो चुका है, मौर्य साम्राज्य आ गया और सम्राट अशोक आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो ऑस्ट्रेन हमने 50 प्रश्न कर लिए हैं 20 मिनट में, 20 से 21 मिनट में, 22 मिनट में। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की? महापद्मनंद नंद, नंदव्यूधन, राष्ट्रपाल या घनानंद। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को समाप्त करके शासक को समाप्त किया मौर्य की वंश, तो घनानंद ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी आंसर। नेक्स्ट है प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मैग्नेस्टीन किसके दरबार में रहता था? तो स्टूडेंट अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 51 पा चुके हैं स्टूडेंट। अब जल्द से जल्द कमेंट करें, फास्टली कमेंट करें स्टूडेंट, जल्द से जल्द क्वेश्चन पढ़ें और आंसर दें। स्टूडेंट किसी को सोचें नहीं, आप ईयरफोन लगा लें, अगर आपको आवाज़ आ रही है किसी और की तो आप ईयरफोन लगाएं और जल्द से जल्द कमेंट करें। मेरा प्रश्न सुने बस सिर्फ। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मैग्नेस्टीन किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, दशरथ। तो करिए कमेंट स्टूडेंट तेजी से। तो क्वेश्चन नंबर 51 को जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना, नीतिसार, अर्थशास्त्र, मुद्राराक्षस या इंडिका। तो कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? तो बताना है क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो आंसर हो जाएगा वो स्टैंड क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, अर्थशास्त्र। कौन सी थी? अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है इंडिका किसकी रचना है? विष्णुगुप्त, चाणक्य, मेगनीस्टील या टोलेमी। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर। इंडिका किसकी रचना है? तो आप सभी जानते हैं क्वेश्चन नंबर 53 को जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैग्नेस्टीज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त चाणक्य था। चंद्रगुप्त के ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा ले श्रवण बेलगोला में प्राण दिए थे, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताना है कौन सा असत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी जानते हैं कि उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई भी असत्य नहीं है स्टूडेंट, सभी सत्य हैं। तो ध्यान रखना है और इन तीनों के बारे में। कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त था, ये ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है। चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, वेरी मोस्ट है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा ले श्रवण बेलगोला में प्राण त्याग दिए थे। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, ये तीनों प्रश्न, तीनों पॉइंट वेरी वेरी मोस्ट हैं। आप लोग इनके स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, क्योंकि आपको जब पेपर देने जाए इससे पहले पढ़ के जाएं, ठीक है। नेक्स्ट, मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? तो मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? क्वेश्चन नंबर 55। तो स्टूडेंट थोड़ा स्पीड से पढ़ूंगा, क्योंकि आपको मुझे 259 प्रश्न पढ़ाने हैं। और स्टूडेंट आप बस क्वेश्चन देखें और उसका आंसर देखें। और स्टूडेंट इधर की बातों में ना लगें। और स्टूडेंट मेरा कहना मान लो, आज अगर तैयारी कर लोगे तो पक्का कह रहा हूँ सिलेक्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 261 ईसा पूर्व, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखना। नेक्स्ट है अशोक ने शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर बताएंगे। पादरेटरी, पेंथर, विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किस या जेम्स प्रिंस से। तो बताना है अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर जाएगा जेम्स प्रिंसेप। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन सभी की याद होगा और स्टूडेंट कमेंट करते रहें। अशोक ने के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है? अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग की विजय का 9वें, 10वें, 11वें, 13वें? कमेंट करें स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 13वें। और स्टूडेंट नेक्स्ट, निम्न में से किस लघु शिलालेख में अशोक का बुद्ध शाक्य एवं अशोक नाम मिलता है? अहरोरा, मास्की या एरोगुड़ी या सहस्राम? तो बताना है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 58 को जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा मास्की। कौन से शिलालेख में? मास्की में। किस लघु शिलालेख में अशोक का बुद्ध शाक्य एवं अशोक नाम मिलता है? तो मास्की है स्टूडेंट, बी ऑप्शन। स्टूडेंट देखो कितने अच्छे अच्छे प्रश्न आ रहे हैं, चैप्टर टू चैप्टर पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट। अब तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब बढ़वा दीजिए, टाइम बढ़वा दीजिए स्टूडेंट। आप पढ़ते रहें स्टूडेंट, अच्छे से पढ़ते रहें। अशोक का कौन सा शिलालेख 2 भाषाओं ग्रीक और अरामेइक में प्राप्त हुआ है?
ऑस्टन जितने भी ऑस्टन पेपर देने जाएंगे उनसे जरूर कहना कि इस वीडियो को पढ़ ले एक बार और फिर देखना कि कितने प्रश्न फंसेंगे। पूरा हिस्ट्री आज ही कवर कर दूंगा ऑस्टन। तो अशोक का कौन सा शिलालेख दो भाषा ग्रीक और अरामीक में प्राप्त होता है? तो सरेकुना या शाहबाजगढ़ी या आकालसी या रुमेन देवी। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरेकुना। क्या हो जाएगा? सरेकुना हो जाएगा। नेक्स्ट है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कनिष्क। तो ऑप्शन कमेंट करें कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 60 पा चुके हम। तो ऑप्शन 60वें प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा अशोक ने। तो सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, मैग्नेस्टीज के भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया? तो मैग्नेस्टीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया? 4, 5, 6, 7। ऑप्शन कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 7। कितने भागों में किया था? 7 भागों में किया था। डी आंसर। किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिबंध किया था? तो किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिबंध? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, दशरथ, कुरान। तो ऑप्शन कमेंट करें कौन सा आंसर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो आंसर हो जाएगा अशोक। बी आंसर हो जाएगा स्टैंड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र एवं संघमित्र को श्रीलंका भेजा। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। और अशोक ने धर्म की परिभाषा राहुलोवाद सुत नामक बौद्ध ग्रंथ से ली गई थी। क्वेश्चन ये उपयुक्त में कोई नहीं। तो बताना है क्वेश्चन नंबर यानी कि 63 का आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर कौन सा असत्य है बताना है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सभी सत्य हैं, कोई भी गलत नहीं है। तो अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र एवं संघमित्रों को श्रीलंका भेजा। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, सही से पढ़ के जाना। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। वेरी मोस्ट है। अशोक ने धर्म की परिभाषा राहुलोवाद सुत नामक बौद्ध ग्रंथ से ली गई थी। तो ऑप्शन ध्यान रखना, सभी प्रश्न सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट, मौर्य काल में विशिष्ट किसे कहा जाता है? तो मौर्य काल में विशिष्ट किया जाएगा धार्मिक कर को, सिंचाई कर को, निःशुल्क श्रम को और भू राजस्व को। तो मौर्य काल में विशिष्ट किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर हो जाएगा निःशुल्क श्रम को। नेक्स्ट है गुप्त साम्राज्य। ठीक है क्वेश्चन, अगला प्रश्न है गुप्त साम्राज्य समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसमें हमारे ये प्रश्न बनेंगे क्वेश्चन। तो ध्यान रखना, चैप्टर टू चैप्टर करा रहा हूँ, मेरी मेहनत को देखते हुए वीडियो को शेयर जरूर कर देना और वीडियो को लाइक और एक बार बता के जाना कमेंट में कि कैसी लगी वीडियो। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था क्वेश्चन? घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त, श्रीगुप्त या रामगुप्त। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर बताएंगे। तो गुप्त वंश का संस्थापक जो था क्वेश्चन वो था श्रीगुप्त। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन। जल्दी जल्दी कमेंट करते रहें, आप मेरा इंतजार न करें, मैं बार बार नहीं कहूँगा आपसे, आप लोग क्वेश्चन पढ़ें और कमेंट करें। ठीक है क्वेश्चन, थोड़ा स्पीड से पढ़ना हो। क्यों? क्योंकि आपका क्विक रिवीजन करा रहा हूँ। कुछ पल में आपके सभी प्रश्न आपके सामने होंगे। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिकार की उपाधि धारण की थी? श्रीगुप्त, घटोत्कच या गुप्त या चंद्रगुप्त या समुद्रगुप्त। तो बताना है क्वेश्चन इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर क्या हो सकता है क्वेश्चन, तो बताएंगे। तो गुप्त वंश ने किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन श्री चंद्रगुप्त प्रथम। तो क्वेश्चन 66 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 67, किस गुप्त शासक को कविराज कहा? तो किस गुप्त शासक को कविराज कहा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर बताएंगे। तो किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया? तो क्वेश्चन नंबर 67 जो आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त, रामगुप्त, स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर होगा समुद्रगुप्त को। किसे? समुद्रगुप्त को। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, रामगुप्त या कुमारगुप्त। तो किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर बताएंगे। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। क्वेश्चन कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, कब आप कमेंट करते हैं। तो श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक से भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए अनुमति मांगी थी? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त या उपगुप्त। तो बताना है श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक से भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए अनुमति मांगी थी? तो क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर देखेंगे क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर बताए कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा समुद्रगुप्त ने। किसने मांगते हैं? समुद्रगुप्त। चीन यात्री फायान के शासनकाल में भारत आया था। जो चीन यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया? क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर बताएं। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त। तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कमेंट करते रहे क्वेश्चन मिस से कहने से पहले। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे? जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे? तो राजा बनने में, हुरों को पराजित करने में, शादी करने के शकों को पराजित करने में। तो बताना क्वेश्चन नंबर 71। तो क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे। क्वेश्चन कमेंट करें। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन शकों को पराजित करने में। किसको? शकों को पराजित करने में। नेक्स्ट है अगला प्रश्न। ठीक है क्वेश्चन भारतीय इतिहास चल रहा है, आपका ध्यान रखना। गुप्तकालीन नवरत्न किसके शासनकाल के दरबार में थे? तो गुप्तकालीन नवरत्न किस शासनकाल के दरबार में थे? क्वेश्चन नंबर 72।
कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय है। तो क्वेश्चन नंबर 72 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय है। ठीक है क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73। तो क्वेश्चन नंबर 73 है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? मेहरोलीम के स्तंभ लेख का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। भारत का हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ, या उपयुक्त में सभी। तो कौन सा कथन सत्य है क्वेश्चन? तो बताना है क्वेश्चन नंबर 73। तो क्वेश्चन नंबर 73 का मेहरौली के स्तंभ लेख का संबंध चंद्रगुप्त गुप्त से सही है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी, वेरी गुड, सही है। भारत पर हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था, सही है। तो ऑप्शन सभी सही है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 74। तो क्वेश्चन नंबर 74 दिनार, रूपक या कारसपण। तो निष्क। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन कमेंट करें। तो गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो दिनार। क्वेश्चन टाइम नहीं काट रहा हूँ, नहीं तो 25 क्वेश्चन में है आपके 1 घंटा ले लेते हैं टीचर, ध्यान रखना। और आपके अपना टाइम बढ़ाने के लिए 25 मिनट देते हैं आपको, और 25 मिनट में 1 घंटा ले लेते हैं। तो क्वेश्चन मैं ऐसा नहीं करूँगा क्वेश्चन, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल दूंगा क्वेश्चन। बस आपके सिर्फ आपको क्या करना, रिवीजन तो कराना, पढ़ तो सब रखा है आपने, सिर्फ रिवीजन करना मेरे साथ क्वेश्चन कि चैप्टर से कितने प्रश्न बन सकते हैं, रिवीजन करिए। तो 74 प्रश्न आ सकेंगे, हमें 30 मिनट अभी हुए हैं मात्र। नहीं देखेंगे क्वेश्चन नंबर 75। मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? मौर्य काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में, संदर्भ काल में। तो मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 75 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन वो हो जाएगा गुप्त काल में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। तो गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, तिगुआ का विष्णु मंदिर, भेतरगांव का मंदिर, या भूमरा का शिव मंदिर। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर सभी लोग जानते हैं, कमेंट कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लें, अगर न्यू हो तो मेरे चैनल पर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन ये काम जरूर कर लें कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को शेयर कर दे स्टैंड, और वीडियो को लाइक भी कर दे स्टैंड। ठीक है, सबसे पहले आप लाइक ही क्या करो वीडियो को आकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए? तो सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त, कुषाण, वर्धन, मौर्य। तो क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर क्या हो जाएगा स्टैंड? तो सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए थे? क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गुप्त काल में। नेक्स्ट अगला पॉइंट चलता हमारा हर्षवर्धन या पुष्यभूति वंश। तो हर्षवर्धन की राजधानी थी ऑस्टन। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा ऑस्टन, आपने निगाहें जमाए रखना, और क्वेश्चन अगर इसमें से आते हैं, बिल्कुल इसमें से आएगा ऑस्टन, आप लोग लगा के आएंगे। ठीक है, बढ़िया तरीके से, और बताओगे आके कि सर पहला प्रश्न वही सा है जो आपने पढ़ाया। ऑस्टन सभी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराऊंगा अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस पर। तो देखना क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर हो जाएगा ऑस्टन थानेश्वर, पाटलिपुत्र, उज्जैन, कन्नौज। तो क्वेश्चन नंबर 78 का जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा कन्नौज। कहाँ थी? कन्नौज। ठीक है, हर्षवर्धन की राजधानी। तो ऑप्शन ध्यान रखना, हर्षवर्धन की राजधानी थी कहाँ थी? कन्नौज में थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नहीं देखेंगे चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर बताएंगे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन या राज्यवर्धन। तो बताना क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सी, बारभट्ट, हरिशरण, रवि कीर्ति या कालिदास। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? क्वेश्चन कमेंट करें। तो ये क्वेश्चन आपके सभी की याद होना चाहिए, तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है क्वेश्चन। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? बारभट्ट, हरिशरण, रवि कीर्ति या कालिदास। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा हरिशरण, ऑप्शन नंबर बी। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था? तो हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था? पुलकेशिन प्रथम, अमोघवर्ष, पुलकेशिन द्वितीय, देवपाल। तो बताना क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर। तो क्वेश्चन आप सभी जानते हैं कि हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने हराया था? क्वेश्चन कमेंट कर दें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। कितना हराया था? पुलकेशिन द्वितीय। अब चलता है राजपूत काल क्वेश्चन, अगला पॉइंट हमारा राजपूत काल। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की? नागभट्ट प्रथम, बसराज, हर्षवर्धन, महिर घोष। तो क्वेश्चन पहली बात तो आपके सारे प्रश्न कलेक्ट करने में बहुत टाइम लगा मुझे, और फिर मैं आपको ये प्रोवाइड कराना हूँ, फिर आपको वीडियो लाइव पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन। और लाइव में ऐसा होता है क्वेश्चन हम हिल भी नहीं सकते यहाँ से जहाँ बैठे हैं, क्योंकि आप अगर हम हिलते हैं तो वैसे ही हमारी रेंज खराब हो जाएगी और क्वेश्चन हम क्वेश्चन को भटक जाएंगे। तो क्वेश्चन मेरे साथ बने रहें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। ठीक है क्वेश्चन, और ज़्यादा ज़्यादा समय में इस वीडियो को देखें, क्योंकि आपको पता है कि अगर इसमें से अगर 10 प्रश्न भी फंसते हैं तो आपका कितना बड़ा फायदा होने वाला है क्वेश्चन। आपको मैं 259 प्रश्न प्रोवाइड कराऊंगा हिस्ट्री के, और वो भी मात्र 1.5 घंटे में। क्वेश्चन पढ़ते रहे मेरे साथ। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना थी? तो नागभट्ट प्रथम ने, बसराज ने, हर्षवर्धन ने, मिहिर भोज ने। तो क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन कमेंट कर दें।
तो क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, नागभट्ट प्रथम ने। नेक्स्ट है महान प्रतिहार राजा थे, तो महान प्रतिहार राजा थे धर्मपाल, हर्ष, मीरभोज या तंत्रपाल। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर हो जाएगा महान प्रतिहार राजा कौन थे, महीरभोज थे। कौन थे, महीरभोज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 84, राजशेखर किसके प्रतिहार शासक के दरबारी कवि थे। तो राजशेखर किस प्रतिहार शासक के दरबारी कवि थे। तो क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर महेंद्रपाल प्रथम के, किसके थे, महेंद्रपाल प्रथम के। ऑप्शन किसी को ऑप्शन अगर नहीं पढ़ता हूं तो आप खुद पढ़ लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिरवरहा थी। तो गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिरवरहा थी, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिरभोज या नागभट्ट प्रथम। तो क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर बताएं क्या हो जाएगा। तो गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसकी उपाधि आदिबराह थी। तो ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा मिहिरभोज की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है। तो कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है। ऑप्शन चारों दिए गए हैं आपके सामने, पढ़ें और आंसर बताएं। नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम, देवपाल या भरत भट्टम प्रथम। ऑप्शन जल्दी करें कमेंट आपको अगर पता है तो। तो क्वेश्चन नंबर 86 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भरतपट्टम, ठीक है, नहीं थे। तो कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंध नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्टैंड, ठीक है, ध्यान रखना, भट्ट प्रथम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी। तो किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी, महीरभोज, भरतराज, रामभोज या नागभट्ट द्वितीय। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन आप सभी जानते हैं, रामभोज ने। किसने, रामभोज ने, ऑप्शन नंबर सी। महीरभोज राजपूतानों में किस कुल के संबंधित है। तो महीरभोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित है। तो प्रतिहार से है, राठौड़ से है, चौहान है, परमार से है। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर हो जाएगा स्टैंड आप सभी जानते हैं कि ए, यानी कि प्रतिहार से है। किससे है, प्रतिहार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है। गुर्जर प्रतिहार शासनकाल क्रम। तो नागभट्ट प्रथम का 730 से 756 ईस्वी। नेक्स्ट है वत्सर का 775 से 800 ईस्वी, नागभट्ट द्वितीय का 800 से 833 ईस्वी या मिहिर भोज का 950 से 1000 ईस्वी। ऑप्शन ये प्रश्न कई बार एग्जाम पूछ लिया गया है, आप लोग इस सन का जरूर ध्यान रखें कि गुर्जर प्रतिहार शासनकाल क्रम। तो इसमें से ये पूछा है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो एक गलत है ऑप्शन, बाकी सब सही है। तो बताना है कि कौन सा गलत है। ऑप्शन पढ़ लें खुद भी। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 89 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन आप सभी जानते हैं किसका हो जाएगा, हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। क्योंकि नागभट्ट प्रथम जो हमारे हैं तो वो 730 से 756 नहीं होकर और किस सन में है। तो बताइए कमेंट में कौन सा सन होगा, अगर आपको पता है तो कमेंट कर दें। तो बसराज जो 775 से 800 है, नागभट्ट द्वितीय 800 से 833 है, मिहिर भोज 995 से 1000 ईस्वी। सभी का गुर्जर प्रतिहार शासनकाल सही है, बट नागभट्ट प्रथम का शासनकाल सही नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है कमेंट में कि क्या होगा, यहाँ पे 775 होगा, 730 सही या 756 ही रहेगा, ये आपको सिर्फ इतना बताना है। तो आप समझ गए होंगे अब तो कि हाँ सर यहाँ पे कितना होता, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, किस चालुक्य शासक के काल में महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। तो किस चालुक्य शासन काल में महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। तो मूलराज, भीमराज प्रथम, भीम सेकंड या कुमारपाल फर्स्ट। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन, तो आप सभी जानते हैं भीमराज प्रथम, क्या हो जाएगा, भीमराज प्रथम। गढ़वाल का वंश का संस्थापक कौन था। तो गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रसेन, चंद्रदेव, गोविंद चंद्र, जयचंद्र या नागभट्ट प्रथम। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर क्या हो जाएगा कि गढ़वाल वंश का संस्थापक। तो गढ़वाल वंश का संस्थापक था जयचंद्र। कौन था, जयचंद्र। गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनाया। तो बताना है गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनाया था। तो बोधगया, राजगृह, कौशीनगर या सारनाथ। तो क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन, तो आप सभी जानते हैं कि क्या बनाया, सारनाथ में बनाया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सारनाथ। हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया। तो हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया चंद्रवंशी, ब्राह्मण, यदुवंशी या सूर्यवंशी। तो हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को क्या बताया गया था क्वेश्चन नंबर 93 का 93 का आंसर बताएंगे, सॉरी 93 का आंसर। तो सूर्यवंशी कहा गया चौहानों को, क्या कहा था, सूर्यवंशी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस शासक द्वारा अजमेर की स्थापना की गई थी। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा अजमेर की स्थापना की गई थी। अजयराज या विशलदेव या पृथ्वीराज प्रथम या पृथ्वीराज तृतीय। तो बताना है, ठीक है, अजयराज या विशलदेव, पृथ्वीराज प्रथम या पृथ्वीराज तृतीय। तो क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बताया अजयराज, क्या हो जाएगा, अजयराज के द्वारा अजमेर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है,
किस वंश की सीमाएं क्या है सपदलाश नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ये थोड़ा सा नेट की प्रॉब्लम हो जाती है जो आपका क्वेश्चन ब्लर हो जाता है। तो किस वंश की सीमाएं सदलाक्ष नाम से जानी जाती है। परमार, चौहान, चालुक्य, गुहिल। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सभी जानते हैं सदलाक्ष नाम से चौहान जानी जाती है। ठीक है, कौन से वंश की सीमाएं, चौहान वंश की सीमाएं। नेक्स्ट है 9 यानी कि देखो कितना अच्छा प्रश्न आया। अब पृथ्वीराज राशियों के लेखक कौन है। पृथ्वीराज राशियों के लेखक आप सभी जानते हैं कल्लड़ है, विल्लड़ है, जैनक है या चंद्रवरदायी है। तो क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर सभी लोग जानते हैं कि चंद्रवरदायी हैं। नेक्स्ट है पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है। तो पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है। चंद्रवरदायी, पृथ्वीराज चौहान, जयनक या जयचंद्र सूर्य। तो क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर हो जाएगा जायक जी। कौन हो जाएगा, जयनक। ठीक है, जयनक। तो पृथ्वीराज विजय का लेखक जो है वो जयनक है। कौन है, जयनक। ठीक है, ध्यान रखना कभी पृथ्वीराज चौहान लगा दो अब भी या चंद्रवरदायी लगाओ, ऐसा नहीं है। पृथ्वीराज विजय का जो लेखक है वो है जयनक। क्वेश्चन नंबर 97। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है या कौन सा एक सम्मिलित है। बाकी सब गलत हैं, एक सही है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय कालक्रम 1178 से 1192, अगोले राज 1150 से 1170, अजय राज 1120 से 1113, वासुदेव 1101 से 1126। तो बाकी सभी का कालक्रम गलत है, उस टाइम एक का सही है। तो क्वेश्चन नंबर 98 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय। क्या हो जाएगा, पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, 1178 1192। बाकी सभी गलत है। चंदेल वंश की स्थापना किसने की। उस टाइम नन्नुक, वासुदेव, उपेंद्र या कीर्तिवर्धन। तो 99 प्रश्न आ चुके हैं हम ऑप्शन। तो 99 के प्रश्न का आंसर बताइए चंदेल वंश की स्थापना किसने की। तो नन्नुक ने की थी ऑप्शन। कितने की थी, नन्नुक ने। नेक्स्ट देखेंगे चंदेल किसके समान थे। तो चंदेल किसके समान थे। क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर बताएंगे चौहानों के, परमारों के, प्रतिहारों के, चालुक्य के। जो चंदेल किसके समान थे ऑप्शन आप सभी जानते हैं, कमेंट करें। अगर नहीं पता तो याद कर लें, प्रतिहारों के। किसके हैं, प्रतिहारों के हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन हमने 100 प्रश्न कितने मिनट में पढ़ लिए उस टाइम, टाइम देख लें कि मात्र हमने 40 मिनट में हमने 100 प्रश्न कर लिए हैं उस टाइम। कितने प्रश्न, 100 40 मिनट में। तो बाकी हमने 100 प्रश्न और हमारे 1.5 घंटे में आराम से हो जाएंगे। तो जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम क्या था। तो जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम क्या था। बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा या विदर्भ। तो क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर बताएं। तो बुंदेलखंड था। क्या था, बुंदेलखंड। जेजाक भुक्ति का प्राचीन नाम क्या था, बुंदेलखंड। आल्हा उदल संबंधित है। आल्हा उदल संबंधित है चंदेरी से, विदिशा से, महोबा से, पन्ना से। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 102 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 102 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा महोबा से। कहाँ से थे, महोबा से। खजुराहो में स्थित मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। होलकर, सिंधिया, ऑप्शन लास्ट में ऐसे प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। आप कहीं जाए नहीं और वीडियो को छोड़कर, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप लास्ट तक बने रहें। तो खजुराहो के स्थित मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। होलकर, सिंधिया, बुंदेलो राजपूत, चंदेल राजपूत। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर जाएगा चंदेल राजपूत। ऑप्शन आपकी दुआ से ही एक वीडियो हमारी क्या चल रही है इस टाइम, ट्रेंडिंग में चल रही है। उस पर लगभग 2400 व्यूज आ चुके हैं। तो उस टाइम आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहें और ऐसे ही वीडियो को शेयर करते रहें और ऐसे ही देश विदेश में हमारी वीडियो चल रहे हैं, ऐसे ही दक्ष कंपटीशन का नाम करते रहें। तो चंदेल राजपूत इसका आंसर हो जाएगा कि खजुराहो के स्थित मंदिर का निर्माण किसने कराया, चंदेल राजपूत ने। नेक्स्ट है परमार वंश का संस्थापक कौन था। श्रीहर्ष, भोज, सिंधुराज या अमोघ वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर क्या हो जाएगा। तो परमार वंश का संस्थापक कौन था, क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर बताए। तो श्रीहर्ष। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सीरियक या श्रीहर्ष। नेक्स्ट है किस राजा को उसके एक अभिलेख में कविराज कहा गया। तो किस राजा को उसके एक अभिलेख में कविराज कहा गया। प्रतिहार राजा महिर भोज को, परमार राजा भोज को, पाल राजा धर्मपाल को, चालुक्य राजा कुमारपाल को। तो क्वेश्चन नंबर 105 पा चुके हैं उस टाइम हम। तो क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा अगर आपको पता है तो। उस टाइम किस राजा को उसके एक अभिलेख में कविराज कहा गया। तो वो थे राजा भोज, परमार राजा भोज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट राजा भोज के शासन किया। तो राजा भोज ने शासन किया कहाँ किया, बस्तर पर, थार पर, महाकौशल पर, उज्जैन पर। तो राजा भोज ने कहाँ शासन किया था, क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 106 का हो जाएगा थार पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उस टाइम। ठीक है, ध्यान रखना। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया था। तो चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया, राणा प्रताप ने, राजा धन ने, परमार राजा भोज ने या पृथ्वीराज चौहान ने। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन कितने बनवाया था, परमार राजा भोज ने। ऑप्शन बहुत अच्छे से पढ़ना हो, कमेंट करते रहें, कहने की जरूरत ना पड़े। वीडियो को लाइक कर दें जो वेस्टर्न नए आए, और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो। सबसे पहला काम यह है कि चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। निम्न में से कौन सा परमार वंश का शासक नहीं है, और वीडियो को लाइक कर दे। स्टूडेंट लाइक तो करती है, कर दिया दे, कितने भी स्टूडेंट जुड़े वो लाइक पहले किया करें। निम्न में से कौन सा परमार वंश का शासक नहीं है, उपेंद्र, मुंज, गंगदेव या उदय द्वितीय। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर।
तो क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर सभी होता है कि परमार वंश में कौन सा शासक नहीं था? उपेंद्र भी था, मुंज भी था, उदय आदित्य भी थे। तो होता है कौन से नहीं थे? गंगदेव नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन नहीं थे? गंगदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, यानी 109। ठीक है, कोकल्य के किस वंश कलचुरी वंश की स्थापना की थी? तो कोकल ने किस वर्ष कलचुरी वंश की स्थापना की थी? 815, 845, 850, 852। तो क्वेश्चन नंबर 109 का आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 109 का आंसर क्या हो सकता है? स्टूडेंट बताए कमेंट में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन वो हो जाएगा हमारा 845 ईस्वी में। कोलकल की किस वर्ष में कलचुरी वंश की स्थापना की? 845 ईस्वी में। संतनल काल शुरू होता है स्टूडेंट। अब वेरी मोस्ट प्रश्न, लास्ट के प्रश्न वेरी मोस्ट रहेंगे स्टूडेंट। आप लोग बने रहिए मेरे साथ, ऐसा न करें कि हाँ 1 घंटा और निकल लिए तो स्टूडेंट आपका ही फायदा नहीं होगा अगर आप लास्ट तक नहीं देखोगे, क्योंकि लास्ट में ही निचोड़ होता है प्रश्नों का, और लास्ट में ही आप चले गए तो फिर आपको दिक्कत आ जाएगी स्टूडेंट। जब अब तक बने हुए हैं तो लास्ट तक आधे घंटा और बने। तो दिल्ली सल्तनत के किस ठीक है सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हो गई थी? तो दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हो गई थी? इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या अलाउद्दीन खिलजी? तो क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर बताएं सभी लोग। तो क्वेश्चन नंबर 110 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है स्टूडेंट? अगला प्रश्न देखेंगे अपना। अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार का निर्माण किस सूफी ने किया, याद में किया गया? तो कुतुब मीनार का निर्माण किस सूफी की याद में किया गया था? निजामुद्दीन औलिया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, मोहम्मद गौश या सलीम चिश्ती? तो क्वेश्चन नंबर 111 का आंसर बताए। तो क्वेश्चन नंबर 111 का आंसर है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बी आंसर हो जाएगा कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनाया गया था। भारत के प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? चांद बीबी, रजिया सुल्तान, गुलाबदन बेगम, नूरजहां? तो क्वेश्चन नंबर 112 का आंसर तो उस बच्चों को पता होगा जो पहली बार पढ़ रहा होगा। तो भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी महिला? तो वो रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान। क्वेश्चन कमेंट करते रहें, कमेंट की झड़ी लगा दिया करें क्वेश्चन जब भी आपका प्रश्न ऐसा आया करे जो आपके पहले नंबर पे पता है। नेक्स्ट, इक्तदारी प्रथा किसने शुरू की? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। इक्तदारी प्रथा किसने शुरू की? मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, इल्तुतमिश? बताइए कमेंट में क्या हो जाएगा आंसर। तो इकतारी प्रथा जो शुरू की थी क्वेश्चन वो इल्तुतमिश ने की थी। क्या हो जाएगा? डी। वेरी गुड क्वेश्चन, मुझसे पहला आंसर बताया करें। भारत में सिजदा एवं पाबोश प्रथा की किसने शुरुआत की? तो भारत में सिजदा एवं पाबोश प्रथा की किसने शुरुआत की थी क्वेश्चन? इससे अगली जो कल की वीडियो होगी वो भूगोल की होगी क्वेश्चन, आप लोग उसे भी देखना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 218 प्रश्न बताऊंगा आपको 1 घंटे के अंदर अंदर। तो भारत में सिजदा एवं पाबोश प्रथा की किसने शुरुआत की थी? तो भारत में सिजदा एवं पाबोश प्रथा की जो बलबन, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताना है क्वेश्चन नंबर 114 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इक्तदारी वो भारत में सिजदा और पाबोश की प्रथा शुरू की थी, बलबन ने की थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की? तो किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर लोदी? तो बताना है क्वेश्चन नंबर 115 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 115 का आंसर हो जाएगा सी आंसर, अलाउद्दीन खिलजी। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है, तूतिए हिंद या हिंद का तोता किसे कहा जाता? आमिर खुसरो, अलबरूनी, अबुल फजल, बदायूं? क्वेश्चन नंबर इतना इजी क्वेश्चन आप सभी बता सकते हैं, कमेंट कर दे। तूतिए हिंद या हिंद का तोता, तूती ए हिंद या हिंद का तोता किसे कहा जाता है क्वेश्चन? अब सभी लोग कमेंट करें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा अमीर खुसरो। क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? लाहौर, आगरा, कराची, दौलताबाद? तो क्वेश्चन नंबर 117 का आंसर बताएं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो क्वेश्चन नंबर 117 का आंसर हो जाएगा दौलताबाद। क्या हो जाएगा? दौलताबाद। वेरी गुड क्वेश्चन, ऐसे कमेंट करते रहे करें। नेक्स्ट, किताब उल रहेला का लेखक कौन है? किताब उल रहेला का लेखक इब्न बतूता। ओहो हो, वेरी गुड वेल डन। ठीक है, 2 प्रश्न बताए क्वेश्चन यहाँ से कि पहले तो क्वेश्चन ये पता चला कि किताब उल रहेला का लेखक कौन है? इब्न बतूता है, और वो कहाँ के निवासी थे? ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन कि किताब उल रहेला का कौन थे लेखक? इब्न बतूता, और वो कहाँ के निवासी थे? सऊदी अरब, मोरक्को, तुर्की, पुर्तगाल? तो बताना है क्वेश्चन नंबर 118 का आंसर। वेरी अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन, तो आप सभी जानते हैं कहाँ के थे, कमेंट कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। तो ये हो जाएगा मोरक्को। क्वेश्चन क्या हो जाएगा? मोरक्को। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 क्या कह रहा है कि दीवान अमीर को ही, तो दीवान ए अमीर को ही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी या बहलोल लोदी? तो दीवान ए अमीरी को ही विभाग की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी या बहलोल लोदी? तो क्वेश्चन नंबर 119 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सभी जानते हैं कि दीवान ए अमीरी को ही की विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। नेक्स्ट, सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर तथा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो सल्तनत कालीन कौन सा सुल्तान थे जिन्होंने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर और ब्राह्मणों पर
पर जजिया कर लगाया था? तो बताना अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक या सिकंदर लोदी। तो बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट। तो बताए जल्दी, क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर बताएंगे आप लोग, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर। क्वेश्चन भी 120 का आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। क्या हो जाएगा? फिरोज तुगलक। क्वेश्चन नंबर 120 सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासनकाल में किया गया? तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक ने किया? अच्छा, शासनकाल में नहीं, शासक ने किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज तुगलक ने, शेरशाह, शाहजहां ने। तो क्वेश्चन नंबर 121 का आंसर आप सभी जानते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने किया था? किस शासक ने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 देखेंगे, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान गुलरुखी उपनाम से कविता लिखता था? तो दिल्ली सल्तनत काल का कौन सा सुल्तान गुलरुखी उपनाम से कविता लिखता था? क्वेश्चन नंबर 122 का आंसर बताएंगे सभी स्टूडेंट। तो फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी, खिजर खां या सिकंदर लोदी। तो कौन सा सुल्तान था जो गुलरुखी उपनाम से कविता लिखता था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सिकंदर लोदी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन में इससे पहले कमेंट किया करें, क्वेश्चन पढ़े कमेंट करें, मैं क्वेश्चन ही पढ़ना हूँ ऑप्शन ही पढ़ना हूँ। तुम्हें सिर्फ क्या करना है, आपको ऑप्शन देखने हैं, एक नज़र में क्वेश्चन देखना है। तो कमेंट करें क्वेश्चन में इससे पहले। आप लोग ये ना समझे कि जल्दी पढ़ना हूँ, क्योंकि आप लोगों को 269 प्रश्न प्रोवाइड कराने हैं, टाइम नहीं है और स्टूडेंट आपको पता है बहुत कम टाइम है, और इन कम टाइम में आपको मैं इतने अच्छे अच्छे प्रश्न प्रोवाइड कराऊँ, आप पढ़ते रहें। नेक्स्ट अगले प्रश्न देखेंगे, किस सुल्तान ने टोपोरा तथा मेरठ में अशोक स्तंभ लाकर दिल्ली में स्थापित कराया था? तो किस सुल्तान ने टोपेरा तथा मेरठ से अशोक स्तंभ लाकर दिल्ली में स्थापित कराया था? फिरोज तुगलक, नासिरुद्दीन, महमूद, बहलोल लोदी या सिकंदर लोदी। तो क्वेश्चन नंबर 123 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सभी जानते हैं 123 का हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, फिरोज तुगलक, ठीक है ना, फिरोज शाह नहीं, फिरोज तुगलक। बाबर ने आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान जो था वो कौन था? क्वेश्चन नंबर 124 का आंसर बताएं। तो बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी या राणा सांगा। तो क्वेश्चन नंबर 124 का आंसर हो जाएगा कि बाबर के आक्रमण के समय जो दिल्ली का सुल्तान था वो था इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन नंबर 125 की ओर चलते हैं। अब शुरू होता है मुगल साम्राज्य। कौन सा होता है? मुगल साम्राज्य। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, बने रहे मेरे साथ। पहला प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किसके माध्यम हुआ था? बाबर, इब्राहिम लोदी, बाबर या राणा सांगा या गौरी जयचंद्र, गौरी या पृथ्वीराज चौहान। तो बताना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में किसके मध्य हुआ था? करे कमेंट क्वेश्चन अगर आंसर पता है तो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बाबर और इब्राहिम लोदी, वेरी गुड। नेक्स्ट, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? अकबर, हुमायूं, बाबर, जहांगीर। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 126 कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 126 का हो जाएगा बाबर। कौन था स्टूडेंट? बाबर था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127, किस शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने से कारण हुई थी? ऑस्टन ये क्वेश्चन कई बार आ गया आपके दूसरे प्रैक्टिस सेट में, तो बता देंगे इसका आंसर कि किस शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने के कारण हुई थी। क्वेश्चन नंबर 127 का आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे कमेंट करते रहें। तो हो जाएगा हुमायूं। क्या हो जाएगा? हुमायूं। शेर शाह का प्रारंभिक नाम क्या था? तो शेर शाह का प्रारंभिक नाम जूना खां, शेर खां, हसन खां या फरीद खां। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 128 का आंसर। तो शेर शाह का जो प्रारंभिक नाम था सभी जानते हैं स्टूडेंट, फरीद खां। क्या था? फरीद खां। अगर नहीं पता था तो यार स्टूडेंट ध्यान रखना, फरीद खां था। कई क्वेश्चन कई बार आ गया एग्जाम में। नेक्स्ट है, दिल्ली से स्थित पुराना किला का निर्माण किसने करवाया था? तो क्वेश्चन नंबर 129 का आंसर बताएं कि दिल्ली स्थित पुराना किला क्या निर्माण किसने करवाया था? हुमायूं, शेर शाह, शाहजहां या औरंगजेब। तो बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली स्थित पुराना किला का निर्माण कराया था शेर शाह ने। किसने कराया था? शेर शाह ने। क्वेश्चन नंबर 129 का आंसर बी आंसर हो जाएगा। चलते हैं 130 की तरफ। तो इससे क्वेश्चन नंबर 130 है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? पटना, सीतागढ़ी या सासाराम या रोहतासगढ़। तो बताना है शेर शाह का मकबरा कहाँ में अवस्थित है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 130 का आंसर हो जाएगा सासाराम में। कहाँ है? सासाराम में। क्वेश्चन ऐसे पढ़ते रहें और बने रहे मेरे साथ। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय 1536, 1556 ईस्वी, 1750 ईस्वी या 1761 ईस्वी में। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कहाँ हुआ था स्टूडेंट? तो बताना है। क्वेश्चन नंबर 131 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप जानते हैं कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 131 का 1556 ईस्वी में। कब हुआ था? 1556 ईस्वी में हुआ था। तो पहला कब हुआ, तीसरा कब हुआ? तो बताना है दोनों आंसर कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132 की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में किसके मध्य में लड़ा गया? तो प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। किसके मध्य में लड़ा गया? अकबर हेमू, अकबर राणा सांगा, अकबर राणा प्रताप, बाबर या मेदिनी राय। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 132 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 132 का हो जाए जो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 1576 में, वो किसके मध्य लड़ा था? अकबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा। किसके? अकबर नहीं, ऑस्टन गलत है, अकबर एवं राणा सांगा नहीं था ऑस्टन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अकबर और राणा प्रताप। ठीक है ऑस्टन, ध्यान रखना। तो देखो राणा सांगा और राणा प्रताप में अंतर है ऑस्टन, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 132 का आंसर सी होगा, ना कि बी। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि अकबरनामा के रचनाकार कौन है? फैजी, अबू फजल, गुलबदन बेदवी, बदायूं। तो अकबरनामा के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 133 का आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 133 का आंसर अबुल फजल, बी आंसर हो जाएगा। कौन है? अबुल फजल।
अकबर ने दीन इलाही का परिवर्तन किस वर्ष किया? तो अकबर ने दीन इलाही का परिवर्तन किस वर्ष किया था? 1575 में, 1581 में, 1582 या 1583 में। तो अकबर ने दीन इलाही का परिवर्तन किस वर्ष किया था? क्वेश्चन नंबर 134। तो क्वेश्चन नंबर 134 का आंसर बताएं कि अकबर ने दीन इलाही का परिवर्तन किस वर्ष किया था। तो क्वेश्चन कमेंट कर दें अगर आपको आंसर पता है तो दीन इलाही का परिवर्तन जो किया था क्वेश्चन अकबर ने 1582 में किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 135। देखो क्वेश्चन 135 प्रश्न में आ गया, हमें 1 घंटा भी नहीं हुआ अभी। तो निम्न में से किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगवाई थी? किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगवाई थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ऑप्शन ऐसे ही बने रहे, आपको ऐसी ऊंचाइयों पहुंचा दूंगा आप यकीन नहीं कर सकते। तो किसने मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगवाई थी? ऑप्शन जहांगीर ने लगवाई थी। कितने लगवाई थी? जहांगीर ने। ऑप्शन ऐसे ही आप आंसर करते रहें, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप अगर पढ़ रहे हैं तो। नेक्स्ट आगे देखेंगे, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन्निसा, चांद बीबी, अस्मत बेगम या इनमें से कोई नहीं। तो नूरजहां का वास्तविक नाम पूछा है क्वेश्चन, कमेंट कर दें अगर आपको आंसर पता है तो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कमेंट करते रहे क्वेश्चन ऐसे ही। तो नूरजहां का जो वास्तविक नाम था क्वेश्चन वो था मेहरुन्निसा। क्या था? मेहरुन्निसा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन। कहाँ जा रहे हैं भाई? इधर आ। तो नूरजहां का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? मेहरुन्निसा था। तो क्वेश्चन नंबर 136 का आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा क्वेश्चन? ए आंसर। तो मेहरुन्निसा, ठीक है क्वेश्चन, ध्यान रखना मेहरुन्निसा था, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ? किस मुगल शासक के शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ? अकबर, शाहजहां, बाबर या जहांगीर। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 137 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सभी जानते हैं कि इसके शासनकाल में होता है। क्वेश्चन कमेंट करें, जल्दी कमेंट करें क्वेश्चन मिस से पहले। क्वेश्चन ऐसे ही प्रश्न पढ़ते रहें और आपको एक दिन सिलेक्शन जरूर है, पक्का है, निश्चित है। क्वेश्चन आप तो एक ही बार पढ़ रहे हो, मैं तो 3 से 4 बार पढ़ता हूँ। पहले प्रश्न को देखता हूँ, सेट करता हूँ, फिर उसके बाद में वीडियो पढ़ाते समय उससे पहले देखता हूँ एक बार, फिर उसके बाद जब आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊँ जब एक बार फिर पढ़ता हूँ क्वेश्चन। तो आप एक ही बार पढ़ रहे हो, मैं तो 3 बार पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। तो देखिए आप में और मुझ में कितना अंतर है क्वेश्चन। और मैं देखो मैं क्वेश्चन पढ़ता भी हूँ, बोलता भी हूँ, आप लोग सिर्फ सुन सकते हो और आंसर बता सकते हो, ठीक है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी आंसर, जहांगीर। क्या हो जाएगा? जहांगीर। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्णकाल कहा जाता है? तो किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्णकाल कहा जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या ये सभी। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 138 के आंसर। तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्णकाल कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं शाहजहां के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, आईएमपी कर लेना क्वेश्चन, आईएमपी इस वाले क्वेश्चन को, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा किसके शासनकाल को वास्तुकला का दृष्टि से, ऐसे नहीं स्वर्णकाल कहा, वास्तुकला की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 138 का आंसर हो जाएगा शाहजहां। 139 की ओर चलते हैं क्वेश्चन। शाहजहां ने आगरा का ताजमहल किसकी स्मृति में बनवाया? तो शाहजहां ने आगरा का लाल ताजमहल किसकी स्मृति में बनवाया था उस टाइम? तो रोशन आरा, गुलबदन बेगम, नूरजहां, मुमताज महल। तो क्वेश्चन नंबर 139 का आंसर आप सभी जानते हैं, मुमताज महल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन, इसका आंसर सभी लोग जानते होंगे अच्छे से, तो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया कर नामक कर लगाया था? जजिया नामक कर लगाया था। तो किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था? तो बताना है जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने, ये सभी। बताओ क्वेश्चन नंबर 140 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सभी जानते हैं कि कितने लगवाया था? औरंगजेब ने लगवाया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जाटों ने सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में 1669 ईस्वी में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो जाटों ने सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में 1669 में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था? गोकुल, राजाराम या चूड़ागढ़ या सूरजमल। तो बताना है क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 141 का। तो क्वेश्चन नंबर 141 का हो जाएगा गोकुल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा गोकुल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142 की ओर, किस मुगल शासन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने का विशेष अधिकार प्रदान किया था? तो किस मुगल शासक ने, क्वेश्चन सही से देखना, क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा ही ब्लर हो गया है, नेट की प्रॉब्लम है। तो किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने का विशेष अधिकार दिया था? क्वेश्चन एक बार सुना रहा हूँ कि किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने का विशेष अधिकार प्रदान किया था? मोहम्मद शाह, फखरुद्दीन, बख्तियार या और बहादुर शाह प्रथम या अहमद शाह। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 142 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बी आंसर। क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास चल रहा है, भारतीय इतिहास समाप्ति की ओर, क्वेश्चन ध्यान रखना। नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में मुगल बादशाह के कार्यकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया। फर्रुखसियार ये ऑप्शन था क्वेश्चन, पहला वाला जो आंसर सही हुआ फर्रुखसियार, अहमद द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, मोहम्मद शाह। तो बताना क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 143 का जाएगा मोहम्मद शाह, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, मराठा साम्राज्य से शुरू हो गया। शिवाजी की राजधानी कहाँ अवस्थित थी? तो तोरण, रायगढ़, पूना, मालवा। तो बताना है मराठा साम्राज्य शुरू हो चुका है क्वेश्चन 144 से। तो बताना है क्या थी, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? क्वेश्चन बने रहे लास्ट तक, अगर सिलेक्शन चाहिए तो बने रहेंगे। तो शिवाजी की राजधानी कहाँ अवस्थित थी? क्वेश्चन नंबर 144 का आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 144 का आंसर हो जाएगा रायगढ़। कहाँ थी? रायगढ़ में थी। किस शासिका ने मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी थी?
तो मंत्रियों को आचार्य प्रधान शिवाजी, कृष्णदेव राय, अकबर, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो बताना क्वेश्चन नंबर 145 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 145 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन वो हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है, शिवाजी। नेक्स्ट है मराठा प्रशासन के चौथे संदेशमुखी क्या था? तो बताना सेना का भाग, तोपखाना, एक प्रकार का कार्य या पद। तो बताना मराठा प्रशासन चौथे या सरदेशमुखी क्या था? तो बताना क्वेश्चन नंबर 146 का आंसर। तो 146 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी आंसर, एक प्रकार का कर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। 147, ठीक है क्वेश्चन। और 147 प्रश्न कहता है कि पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया? तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो लड़ा गया था 1761 ईस्वी में, वो किसके मध्य में लड़ा गया था? मराठा अफगान, मराठा मुगल, अफगान मुगल या अफगान और टीपू सुल्तान। तो बताना क्वेश्चन इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कर देंगे कि क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 147 का, तो क्वेश्चन नंबर 147 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा कि मराठा और अफगान के बीच में। अब चलता है आपका ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्र संग्राम। तो पहला प्रश्न है 148 की प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया? तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया? मीर जाफर एवं अंग्रेज, मीर कासिम एवं अंग्रेज, सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज या सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 168 का आंसर क्या हो जाएगा स्टैंड। तो ध्यान रखना है, एक है सिराजुद्दौला, एक है सुजाउद्दौला, ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर सी और डी में अंतर है। तो क्वेश्चन नंबर 148 का जो आंसर हो जाएगा कि प्लासी का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया, क्वेश्चन कमेंट करिए। तो स्टूडेंट जैसे कि आपको पता है कि आज आपकी कोई दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर एक आलिशान पैट का एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें कि हमने 5 बच्चों को सेलेक्ट किया है, जिसमें 2 लड़कियां थीं और 2 लड़के थे, जिसमें कि हाईएस्ट स्कोर 87.5 रहा है, ठीक है, वो विशाल कुमार थे, ठीक है, उनका हाईएस्ट स्कोर कितना रहा? 87.5 रहा है। उसके बाद में और लड़के थे, कृष्णपाल था एक लड़का और दूसरा लड़का एक और था विनीत नाम का, ठीक है। बाकी रचिका नाम की लड़की थी, एक मुस्कान नाम की लड़की थी। तो इनके 80 से ऊपर नंबर हो स्टूडेंट। तो ऐसे ही मेहनत करते रहो स्टूडेंट, पढ़ते रहें और अच्छे से नंबर लाते रहें। तो आपको भरोसा हो गया होगा अब तो कि हाँ सर, अगर हम ये वीडियो लगा लेंगे तो वाकई में पैट में हमें अच्छे नंबर प्राप्त हो जाएंगे। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन है 148 का। तो क्वेश्चन नंबर 148 का जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो कितना हो सकता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सिराजुद्दौला और अंग्रेज। नेक्स्ट है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ स्थानांतरित की थी? तो क्वेश्चन नंबर 149 का मुंगेर, बस्तर, इलाहाबाद, पटना। तो इसका आंसर होगा मुंगेर में। कहाँ? मुंगेर ने। नेक्स्ट है बक्सर की लड़ाई 1764 में मीर कासिम के साथ किस शासकों ने दिया था? शाह आलम द्वितीय, मुगल सम्राट, सुजाउद्दौला, अवध का नवाब, टीपू सुल्तान, मैसूर का या ए और बी दोनों। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको पता है ए और बी दोनों, यानी कि शाहजहाँ द्वितीय, शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला अवध का नवाब दोनों ने दिया था बक्सर की लड़ाई में, ठीक है, मीर कासिम का साथ। तो ध्यान रखना है, बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली की समाप्ति किसने की थी? तो बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली की समाप्ति किसने की? तो क्वेश्चन नंबर 151 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 151 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन बारिंग होस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड वेलेस्ली। कमेंट करेंगे क्वेश्चन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 151। तो क्वेश्चन नंबर 151 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा वारिंग होस्टिंग्स। क्या हो जाएगा? वारिंग होस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 152, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड लिपन। तो क्वेश्चन नंबर 152 का आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन कमेंट करिए कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो क्वेश्चन नंबर 152 का आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 153, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला शासक था। तो सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम, पेशवा, बाजीराव द्वितीय, अवध का नवाब या टीपू सुल्तान। तो क्वेश्चन नंबर 153 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा हैदराबाद का नवाब, ठीक है, निजाम। नेक्स्ट है राज्य हड़ताल या हड़प नीति, गोद निश्चय सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिंटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। तो क्वेश्चन नंबर 144 का आंसर बताइए क्वेश्चन कमेंट में क्या हो जाएगा। अगर आपको पता है राज्य हड़प नीति, गोद निश्चय सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया? क्वेश्चन नंबर 154 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 154 का आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 154 का आंसर? तो आप बता सकते हैं कि लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 155, हड़प्पा नीति राज्यालय सिद्धांत के द्वारा सर्वप्रथम किस राज्य में ब्रिटिश साम्राज्य से मिलाया गया? तो हड़प नीति या राज्यालय सिद्धांत के द्वारा सर्वप्रथम किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? तो क्वेश्चन नंबर 155 का आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 155 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सतारा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सतारा को, ठीक है। नेक्स्ट है अब चलता है आपका 1857 ईस्वी का विद्रोह। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, यहाँ से बहुत प्रश्न बनेंगे, तो 1857 का इस विद्रोह को याद करना ना भूलें। और स्टूडेंट ऐसे बने रहे हैं, बस आपके 259 प्रश्न कराने हैं और ऐसे ही धीरे धीरे समाप्ति की ओर चल रहे हैं। तो पहले प्रश्न हमारा 156वें प्रश्न है कि 1857 की ईस्वी का सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ?
तो 1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? बैरकपुर, रोहनिया, मेरठ, दिल्ली। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर। आप सभी जानते हैं कि कहाँ से हुआ था उस टाइम, तो आप सभी जानते हैं इसका आंसर हो जाएगा मेरठ से। कहाँ से? मेरठ से। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57। 1857 ईस्वी में विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो बताना है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट 1857 के ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण सैनिकों को भेजाना, सैनिकों को कान में कुंडल पहनाने तथा माथे पर चंदन लगाने रोक, सैनिकों के अतिरिक्त भत्ता न दिया जाना, सैनिक द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। तो क्वेश्चन नंबर 158 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन कमेंट कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 158 का आंसर जाएगा सैनिकों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। ठीक है, ध्यान रखना। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह किसने नेतृत्व किया? बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसने नेतृत्व किया था? तो ध्यान रखना, प्रदान किया था। तो क्वेश्चन नंबर 159 का आंसर क्या जाएगा? क्वेश्चन नंबर 159 का आंसर जाएगा कुंवर सिंह। किसने किया था उस टाइम? कुंवर सिंह ने किया था। क्वेश्चन नंबर 159 का आंसर भी हो जाएगा कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट है लखनऊ में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो क्वेश्चन नंबर 160 का आंसर बताएंगे लखनऊ में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वेरजिल कादिर, बेगम हजरत महल, ताते टोपे, नाना साहब। तो क्वेश्चन नंबर 160 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 160 का जो आंसर हो जाएगा उस टाइम हो जाएगा बी आंसर। कौन सा हो जाएगा? बी, बेगम हजरत महल। नेक्स्ट 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय सैनिकों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया? तो 1857 के ईस्वी के विद्रोह के समय सैनिकों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया? बहादुर शाह द्वितीय, वक्त खान, नाना साहब या कुंवर सिंह। और उस टाइम जल्दी जल्दी देखते रहें क्योंकि हमारा टाइम भी एडजस्ट करना है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 161 का आंसर क्या हो जाएगा? उस टाइम कमेंट करेंगे, कमेंट करिए उस टाइम जल्दी। वेरी गुड, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव चलेगा उस टाइम अब। तो लॉर्ड वेलेजली ने किस वर्ष शिशु वध पर प्रतिबंध लगाया था? तो लॉर्ड वेलेजली ने किस वर्ष शिशु वध पर प्रतिबंध, वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन है उस टाइम, कई बार एग्जाम पूछ लिया गया है। अच्छे प्रश्न, ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो 1857 यानी कि लॉर्ड वेलेजली ने किस वर्ष शिशु वध पर प्रतिबंध लगा? 1802, 1804, 1805, 1807। तो बताना है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा उस टाइम? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 62 का बी आंसर हो जाएगा, 1804। नेक्स्ट है लॉर्ड बेंटिंग ने किस वर्ष विधवाओं के सती होने की अवैध घोषणा की थी? तो लॉर्ड बेंटिंग ने किस वर्ष विधवाओं के सती होने की अवैध घोषित की थी? तो 163 का आंसर बताएं क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 163 28, 30, 29 या 1835। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बताएं कमेंट में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 1829 हो जाएगा ऑप्शन। शारदा एक्ट 1930 के तहत विवाह हेतु लड़कियों की कितनी आयु निर्धारित की गई? शारदा एक्ट 1930 के तहत विवाह हेतु लड़कियों की कितनी है? 15, 14, 17, 18। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 164 का आंसर। तो शारदा एक्ट 1930 के तहत विवाह हेतु लड़कियों की आयु 14 वर्ष। कितने वर्ष? 14 वर्ष। नेक्स्ट है भारत के कितने क्षेत्रफल भाग पर स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया? तो भारत के कितने क्षेत्रफल भाग पर स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया? क्वेश्चन नंबर 165। तो बताना है क्वेश्चन कौन कितना भाग था? 19, 22, 25 या 30। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन, या एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखना। जैसे यूपी पैट का एग्जाम है क्वेश्चन, जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ, अगर आपने 10 दिन मेहनत कर ली ना तो एग्जाम को उड़ा का होगा क्वेश्चन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन वो क्या हो सकता है? तो आप जानते हैं 19%। कितने परसेंट? 19। रैयतवाड़ी बंदोबस्त का जन्मदाता किसे कहा माना जाता है? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त का जन्मदाता किसे माना जाता है उस टाइम? 166 का आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 166 का आंसर आप सभी जानते हैं, कॉर्नवालिस, हेक्टर मुनरो, क्लाइव या स्लीमैन। तो बताना है किसका हो जाएगा उस टाइम? तो क्वेश्चन नंबर 166 का आंसर जो हो जाएगा उस टाइम हो जाएगा हेक्टर मुनरो। क्या हो जाएगा? हेक्टर मुनरो। महालवारी व्यवस्था से भू राजस्व एकत्र करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो क्वेश्चन नंबर 167 का आंसर बताएंगे जमींदारी को, गाँव के लोगों को, पुलिस अधिकारियों को, गाँव के मुखिया को। तो बताना है 167 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 167 का आंसर होगा गाँव के मुखिया को। किसे? गाँव के मुखिया को। नेक्स्ट है धन का बहिर्गमन का सिद्धांत किसने भी दिया? तो धन का बहिर्गमन का सिद्धांत किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, दादा भाई नौरोजी या गोपाल कृष्ण गोखले। तो धन का बहिर्गमन का सिद्धांत किसने दिया? क्वेश्चन नंबर 168 है। तो इसका आंसर जो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। नेक्स्ट है सामाजिक एवं आर्थिक सुधार आंदोलन। वेरी मोस्ट पीडीएफ है स्टूडेंट, आप लोग सभी बने रहे मेरे साथ 59 तक। लास्ट के प्रश्न वेरी मोस्ट होते हैं, ध्यान रखना। भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा किसे माना जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद। ऑस्टन जब पेपर देने जाओगे उससे एक बार और रिवीजन कर लेना अच्छे से, और अच्छे से पढ़ कर जाना। ऑस्टन हिस्ट्री पूरी कंप्लीट है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 169 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 कि राजा राम मोहन ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? 1827, 1828, 1829, 1830। बताएंगे कमेंट में ऑस्टन क्या हो जाएगा 170 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 170 का जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा 1828 में। किसने अनुयायी को यज्ञ बंगाल कहा जाता है? किसके अनुयायी को यज्ञ बंगाल कहा जाता है? राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर, हेनरी वीएन डेराजियो, जी आर भंडारक। तो बताना क्वेश्चन नंबर 171 का आंसर क्या हो जाएगा?
तो क्वेश्चन नंबर 171 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी आंसर। क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकार किसकी रहती है क्वेश्चन, कई बार एग्जाम पूछा गया, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। सत्यार्थ प्रकार किसकी रहती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन, पढ़ के जाना सत्यार्थ प्रकार, ठीक है क्वेश्चन। एग्जाम में दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकार किसकी रहती है क्वेश्चन, तो ध्यान रखना है। तो 172 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन वो क्या हो जाएगा बताएंगे कमेंट में। स्वामी दयानंद सरस्वती, किसकी है? स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 173, वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर चलो के नारा किसने दिया? स्वामी राधाकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, आचार्य रविंद्र देव। तो क्वेश्चन नंबर 173 का आंसर बताएंगे कि वेदों की ओर चलो किसका नारा किसने दिया था? तो आपको सभी पता है कि वेदों की ओर चलो ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन इसका आंसर। नेक्स्ट स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष क्वेश्चन या वेरी वेरी मोस्ट, सभी पॉइंट बता रहा हूँ आपको, ये हिस्ट्री में जो भी आएगा यहाँ से आएगा। क्वेश्चन नंबर 174 का क्वेश्चन पढ़ेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो की गई थी कब की थी? 1883, 1885, 1892, 1895। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 174 का आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की 1885 में। कब की गई? 1885 में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे क्वेश्चन? अगला प्रश्न है 175, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, शिशिर घोष, बिमोश चंद्र मुखर्जी या बिमोश चंद्र बनर्जी। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 175 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 175 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन बिमोश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ की गई? बम्बई, पूना, नागपुर, सतारा। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 176 का आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो की गई थी क्वेश्चन कहाँ की गई थी बताइए कमेंट में। वेरी गुड वेरी गुड, मुंबई में की गई थी क्वेश्चन। कहाँ की गई? मुंबई में। राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए गणपति में शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया? तो राष्ट्रवाद की भावना के लिए प्रचार के लिए गणपति और शिवाजी उत्सव किसने? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 177 का आंसर। तो आप सभी जानते हैं इसका आंसर क्वेश्चन कमेंट कर देंगे। तो बाल गंगाधर तिलक ने, किसने? बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कितने लाल पाल एवं बाल से किसका संबंध है? तो लाल पाल बाल से किसका संबंध? लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 178 का, तो किसका संबंध है क्वेश्चन आप सभी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 178 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी आंसर, गोपाल कृष्ण गोखले। किसका संबंध है? गोपाल कृष्ण गोखले का। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 189, किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में किया? लॉर्ड लिंटन ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड कर्जन ने या लॉर्ड मिंटो ने? तो बताना है क्वेश्चन इसका आंसर क्या हो जाएगा कि किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में किया था? तो क्वेश्चन नंबर 189 का आंसर बताएं। तो क्वेश्चन सभी जानते हैं लॉर्ड कर्जन ने। कब किया था? यानी कि 1905 ईस्वी में किया था। और 179 का आंसर हो जाएगा सी, बंगाल विभाजन की घोषणा किस दिन किस दिन से प्रभाव में हुई? 16 सितंबर 1905, 16 अक्टूबर 1905, 16 जुलाई 1905, 16 जुलाई 1905, 26 जुलाई 1905 सॉरी। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 180 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 180 का आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन कमेंट करेंगे कि बंगाल विभाजन की घोषणा किस दिन से प्रभाव में आई? तो इसका आंसर जो क्वेश्चन हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905। क्वेश्चन 259 प्रश्न प्रोवाइड करा रहा हूँ, किसी न किसी के थ्रू अगर इतने अच्छे प्रश्न आपको मिल रहे हैं तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। स्टैंड आप पढ़ लीजिए। स्वदेशी आंदोलन में स्वराज की मांग, तो स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का संबंध किससे था? बंगाल विभाजन से, असहयोग आंदोलन से, सविनय आंदोलन से, चंपारण के सत्याग्रह से। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 181 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 181 बंगाल विभाजन से। किससे है? बंगाल विभाजन से। मित्र मेला संस्था के संस्थापक थे, तो मित्र मेला संस्था के संस्थापक कौन थे? वारिन्द्र कुमार घोष, दामोदर चापेकर, वीर डी सावरकर या भगत सिंह? तो बताना है क्वेश्चन नंबर 182 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 182 का आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन आप सभी जानते हैं, कमेंट करें। तो वी डी सावरकर कौन थे? वी डी सावरकर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 183, अभिनव भारती नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की? अवध बिहारी, जतिन दास, बी डी सावरकर या मास्टर सूर्यसेन? तो अभिनव भारती नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 183 का आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 183 का आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन आप सभी जानते हैं कि वी डी सावरकर ने। किसने की थी? वी डी सावरकर ने की थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 184 देखेंगे, किस क्रांतिकारी ने मुजफ्फरपुर के जज किंग्स फोर्ड पर बम फेंकने के आरोप में फांसी दी गई थी? तो किस क्रांतिकारी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्स फोर्ड पर बम फेंकने के आरोप में फांसी दी गई थी? प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस और भगत सिंह या रास बिहारी बोस? तो बताना है क्वेश्चन नंबर 184 का आंसर। तो किसे दी गई थी? खुदीराम बोस को दी गई थी, खुदीराम बोस को। नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी? क्वेश्चन नंबर 185 का आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 185 का जवाब बम्बई 1905, कलकत्ता 1906, पूना 1906 और मद्रास 1905। तो बताना है आंसर क्या हो जाएगा। तो दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? कांग्रेस का प्रथम विभाजन किसके अधिवेशन में हुआ? तो कलकत्ता 1906, बनारस 1905, सूरत 1907, अहमदाबाद 1907। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 186 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 186 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन आप सभी जानते हैं क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा सी, सूरत के 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट है
मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1940 में, 1905 में, 1906 में, 1907 में। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर क्या हो जाएगा? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो की 1906 ईस्वी में की गई। कब की गई? 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट है विदेश में सर्वप्रथम भारतीय ध्वज फहराने के श्रेय किसे है? तो विदेश में सर्वप्रथम भारतीय ध्वज फहराने का श्रेय किसे है? मैडम भीकाजी कोमा, राजा महेंद्र प्रताप, लाला हरदयाल या रास बिहारी बोस। क्वेश्चन नंबर 188 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन कमेंट करें, आपको सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। तो विदेश में सर्वप्रथम भारतीय ध्वज फहराने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो वह है मैडम भीकाजी। कौन है? भीकाजी, मैडम भीकाम जी। ठीक है, कामा। दिल्ली दरबार 1911 में के समय में भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन या लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड होर्डिंग। तो बताना है क्वेश्चन। तो अर्थात यानी कि दिल्ली दरबार 1911 में। तो भारत के वायसराय कौन थे? क्वेश्चन 189 प्रश्न का आंसर बताएंगे। तो इसका सभी को आंसर पता होना चाहिए। लॉर्ड होर्डिंग थे। कौन थे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस वायसराय पर नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय रास बिहारी बोस ने बम फेंका था? तो किस वायसराय पर नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय रास बिहारी बोस ने बम फेंका था? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन। तो स्टूडेंट आप फिर सिर्फ प्रश्न देखें और कमेंट करते रहें आंसर का, ठीक है? बाकी फालतू कमेंट ना करें कोई भी, ये ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 190 का आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट है फ्रांसिस्को को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना सोहन सिंह भाकना, रास बिहारी बोस, दयाल हरदयाल, राजा महेंद्र प्रताप। तो क्वेश्चन नंबर 191 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 191 हो जाएगा लाला हरदयाल सिंह। ठीक है, उस टाइम ध्यान रखना। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है या प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट या भगत सिंह। क्वेश्चन ऐसे प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे, इजी प्रश्न होते हैं जो आपको एग्जाम में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 192 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन तो आपको सही होता है क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका आंसर? तो आप सही बताएंगे कमेंट में। तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की है। क्वेश्चन नंबर 192 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 की ओर चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने की? 1916 में। तो ध्यान रखना, होम रूल लीग की स्थापना 1916 में एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, जॉर्ज अरुंडे या सी एस मुलिंदर। क्या है? मुलिदार। क्वेश्चन ये नेट की थोड़ी प्रॉब्लम है, आप एडजस्ट करेंगे तो इसका आंसर जो हो जाएगा बोलेगा बाल गंगाधर तिलक। नहीं देखेंगे अगला, ठीक है। मरणोत्सव के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा में किसने गोली चलाई थी? लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड रेड हार्डिंग और कर्नल वालिस या जनरल डायर। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 194 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 194 का आंसर हो जाएगा अमृतसर में जलियांवाले बाग में आयोजित सभा में किसने गोली चलाई? जनरल डायर ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जनरल डायर। ठीक है, ध्यान रखना उस टाइम, इसे ध्यान से पढ़ लेना। जलियांवाला बाग का कांड का कब घटित हुआ? 13 अप्रैल 1916, 13 अप्रैल 1917, 13 अप्रैल 1919, 23 अप्रैल 1919। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 195 का आंसर क्या हो जाएगा? तो जलियांवाला कांड जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इसे IMP करके लेकर जाना, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया? तो महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया? चंपारण 1917, खेड़ा 1918, अहमदाबाद 1918 या बारदोली 1928। तो महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? क्वेश्चन नंबर 196 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 196 जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा चंपारण में 1917 में, चंपारण 1917। तो ध्यान रखना है कब किया था? चंपारण में किया था, 1917 में किया था उस टाइम। नेक्स्ट है, गांधी जी ने किसके निमंत्रण पर चंपारण गए थे? राजेंद्र प्रसाद, रामदयाल सिंह, धर्मवीर प्रसाद, राजकुमार शुक्ल। तो बताना है गांधी जी किसके निमंत्रण पर चंपारण गए थे उस टाइम? तो क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर कमेंट करें। वेरी गुड उस टाइम राजकुमार शुक्ल। क्या है? राजकुमार शुक्ल। चंपारण में किसानों को किसकी फसल आवश्यक रूप से उगाने के लिए 3 कटिया पद्धति लागू की गई थी? तो चंपारण में किसानों को किसकी फसल आवश्यक रूप से उगाने के लिए 3 कटिया पद्धति लागू की गई थी? कपास, नील, सोरा या मसाले। तो क्वेश्चन नंबर 198 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 198 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन बी आंसर हो जाएगा, नील की खेती। किसकी? नील की। तो 3 कटिया पद्धति, ध्यान रखना, नील की खेती। खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेताओं में थे, तो खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेताओं में थे मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद, उपयुक्त सभी। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 199 का आंसर। तो सभी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी थे। खिलाफत आंदोलन के अग्रणी जो थे नेताओं में सभी थे, तो आपको ध्यान रखना सभी थे, मोहम्मद अली भी, शौकत अली भी और अबुल फजल आज़ाद भी। अल हिलाल एवं कमांडेड पत्रिका के संपादक कौन है? अल हिलाल एवं कामरेड होता है क्वेश्चन ये। अल हिलाल एवं कामरेड पत्रिका के संपादक कौन थे? मोहम्मद अली, अबुल फजल आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना या लियाकत अली। तो 200 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो चुके हैं स्टूडेंट। एक बार आप देखिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और दिल पे निशान पे अच्छे से थंबनेल करिए। 1 घंटे तक आपके यही जो मैंने आपको 200 प्रश्न आपको प्रोवाइड कराए हैं, तो ध्यान रखना स्टूडेंट, ये वेरी मोस्ट प्रश्न है आपके लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 2 से 1 प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दिया, अगर किसी ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें स्टूडेंट प्लीज़।
और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मोपला विद्रोह 1921 में कहाँ प्राप्त हुआ था? तो मोपला विद्रोह 1921 में कहाँ हुआ? केरल, बंगाल, पंजाब, उड़ीसा। तो दोस्तों एक का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो ए आंसर हो जाएगा। कहाँ होता है? केरल में हुआ था। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1918, 1919, 1920, 1921। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 202 प्रश्न है क्वेश्चन। तो 202 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 1920 में। कब हुआ था? 1920। सी आंसर। नेक्स्ट भारतीय इतिहास चल रहा है क्वेश्चन आपका 203 प्रश्न है। किस घटना के कारण 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? मोपला विद्रोह, नागपुर फ्लैग, सत्याग्रह, प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर, चौरी चौरा कांड पर। तो 203 का आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन? आपसे भी जानते हैं क्या हो जाएगा? चौरी चौरा कांड पर। तो किस घटना के कारण 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? चौरी चौरा कांड। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आए थे? अप्रैल 1921 में, सितंबर 1922 में, मई 1923 में, जून 1923 में। तो स्टूडेंट बस प्रश्न देखते रहें और आंसर लगाते रहें। प्रश्न देखते रहें, आंसर लगाते रहें, बाकी कुछ ना सोचें कि मैं कितनी तेज पढ़ रहा हूँ, कितने हल्के पढ़ रहा हूँ। सिर्फ आपको प्रश्न देखना है। प्रिंस ऑफ वेल्स, क्या क्वेश्चन है कि प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आए थे? तो आंसर बताएं। अगर आंसर पता है तो आंसर बताएं, नहीं तो आंसर का यानी क्वेश्चन का आंसर देखें कि आंसर क्या सर आंसर क्या बता रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा अप्रैल 1921। कब आए थे? प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे अप्रैल 1921 में। तो ध्यान रखना क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट है स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई है? इसका आंसर सभी को पता है, कमेंट करिए। तो स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई? 1922 में, 1922, 1923, 1924, 1925। तो क्वेश्चन नंबर 205 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 205 का आंसर क्या हो जाएगा? 1923 में। कब की गई थी? 1923 ईस्वी में। ध्यान रखना स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, ए और बी, सी दोनों। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 206 का आंसर। तो इसका जगह ए बी दोनों, ए सी दोनों। ठीक है, ए सी में कौन कौन देंगे? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ठीक है, ध्यान रखना। वलसांड का सत्याग्रह, वलसांड सत्याग्रह 1923 से 1924 ईस्वी में हुआ। इसका नेतृत्व किसने किया था? जमनालाल वाजपेयी, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल या जयप्रकाश नारायण। ऑस्टन वेरी 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 मोस्ट प्रश्न है वलसांड सत्याग्रह। तो ध्यान रखना इसका नेतृत्व किसने किया था, ये पूछा है। तो 7 प्रश्न का आंसर वाला आपको सही पता है, वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। ऑस्टन क्या हो जाएगा? सी आंसर। नेक्स्ट है किस राष्ट्रवादी नेता को स्वराज्य पार्टी में सदस्य 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बनाने का सफल के रहे थे? लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक या विठलनाथ भाई पटेल। तो बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 208 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 208 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन डी आंसर। कौन थे? विठल भाई पटेल। कौन थे? विठल भाई पटेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर क्रांतिकारी आंदोलन और उग्र राष्ट्रवाद का उदय। अब ये चलेगा स्टूडेंट, आपका ध्यान रखना। अगला पॉइंट चलेगा क्रांतिकारी आंदोलन। तो क्वेश्चन नंबर 209 देखेंगे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की? तो 1924 में नागपुर में हुई, 1926 में इलाहाबाद में हुई, 1928 दिल्ली या 1930 कलकत्ता। तो क्वेश्चन नंबर 209 का आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 209 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 209 का आंसर हो जाएगा 1928 में दिल्ली में, 1928 दिल्ली। सी आंसर। नेक्स्ट देखेंगे काकोरी कांड कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 10। तो काकोरी कांड कब हुआ था? उस टाइम 9 जुलाई 1905, 9 अगस्त 1925, 30 अक्टूबर 1928, 8 अप्रैल 1929। काकोरी कांड उस टाइम वेरी 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 मोस्ट है, याद करके जाएं अगर एग्जाम देने जाओगे तो यह होता है 9 अगस्त 1925 में। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 में हुआ काकोरी कांड। और स्टैंड साइमन कमीशन भारत के गठन कब किया गया? साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? 8 नवंबर 1927 को, 3 फरवरी 1928 को, 30 अक्टूबर 1928, 30 दिसंबर 1928। तो बताना साइमन कमीशन वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। 211। और स्टैंड ये पूरी पीडीएफ मोस्ट है, आप लोग जरूर पढ़ लेना अगर आपने अभी बीच में जुड़े हो तो। अगर आपने शुरू से नहीं देखी है तो आप शुरू से जरूर देख कर जाना। उस टाइम ये हिस्ट्री के सारे पॉइंट आपको मैंने बताए। तो क्वेश्चन नंबर 211 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8 नवंबर 1927। क्या हो जाएगा? 8 नवंबर 1927। ये आंसर हो जाएगा उस टाइम 211 का। क्या हो जाएगा? 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 212। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान हुई लाठीचार्ज के कारण किन नेताओं की मृत्यु हो गई थी? विठलनाथ भट्ट, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या बटुकेश्वर दत्त। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 212 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो हो जाएगा लाला लाजपत राय। क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो बताना है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1922, 1923, 1924, 1925। तो क्वेश्चन नंबर 213 का आंसर क्या हो जाएगा? स्टूडेंट आप सभी जानते हैं 1925 में हुई थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। नेक्स्ट है हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? तो हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? 1912 में, 1914, 1915, 1917। तो क्वेश्चन नंबर 214 का आंसर क्या होगा? स्टूडेंट बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 214 का आंसर जो आपको सही पता है कि हिंदू महासभा की जो स्थापना 1915 में हुई थी। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भगत सिंह को फांसी कब दी गई? क्वेश्चन बने रहिए मेरे साथ, बस लास्ट के 269 प्रश्न से जाना है और हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं और जा रहे हैं उन्हें मौज लेने दो, आप पढ़ो क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना हो स्टूडेंट। और आप 259 प्रश्न तक ही लगा कर जाएंगे क्योंकि आप लोग जानते हैं अगर हम सारे प्रश्न देख लेंगे तो एक बार रिवीजन कर लेना जब जाते टाइम। तो आपको कल को मैं भूगोल और या संविधान या इकोनॉमिक्स की वीडियो बुक कराऊंगा प्रोवाइड स्टूडेंट। तो आप लोग मेरे साथ बने रहे, लास्ट के अंतिम दिन में आपको बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट।
अगर मैं शुरू से पढ़ाया था बहुत अच्छे से और तैयारी हो जाती है आपकी। चलो कोई नहीं, अब ये हमारी गलती बार बार नहीं होती, अब नहीं होगी आगे को। आप लोग अभी बने रहे मेरे साथ, इतना जरूर करा दूंगा कि अगर आपका 50 नंबर का जीएस आता है तो उसमें से आपके 40 नंबर जरूर आ जाएंगे। तो स्टूडेंट बने रहे मेरे साथ और पढ़ते रहें। तो हिंदू महासभा की स्थापना आपको पता चल गई कब हुई थी? 1915 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भगत सिंह को फांसी कब की गई? ओहो, वेरी मोस्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। तो 12 मार्च 1930, 21 मार्च 1931, 23 मार्च 1931 और 28 जुलाई 1932। तो बताना है 215 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 215 का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आप सभी जानते हैं, सी आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1931। नेक्स्ट है, चटगांव सशस्त्रगार डकैती में संबंधित क्रांतिकारी थे। तो 216 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 216 का आंसर क्या हो जाएगा? मास्टर शून्य सूर्यसेन, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह या उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो सकता है? कमेंट करें। तो स्टैंड इसका आंसर हो जाएगा मास्टर सूर्यसेन। और स्टैंड डी ऑप्शन को सोच के ही ना कि हर ऑप्शन का डी है, तो स्टैंड इसका हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन है 217। चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू। कमेंट करें स्टैंड इसका आंसर क्या होगा? ए बी सी, बस इतना लिख दो। क्वेश्चन नंबर 217 का आंसर क्या हो जाएगा? तो भगत सिंह। क्या हो जाएगा? भगत सिंह ने दिया था इंकलाब जिंदाबाद। नेक्स्ट है, 1929 में कांग्रेस के कहाँ आयोजित अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया? लाहौर, कराची, कलकत्ता, दिल्ली। तो क्वेश्चन नंबर 218 का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? बताएंगे कि 1929 में ईस्वी में कांग्रेस के कहाँ आयोजित अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन लाहौर। क्या हो जाएगा? लाहौर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सन 1929 में ईस्वी के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो क्वेश्चन नंबर 219 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 219 का आंसर हो जाएगा बी आंसर, जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। 220 की ओर चलते हैं। अब आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। वो स्टूडेंट वेरी वेरी मोस्ट, अब तो लास्ट में मोस्ट आ रहा है स्टूडेंट, पढ़ते रहें। तो नमक का सत्याग्रह कब आरंभ हुआ? 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930, 16-17 अप्रैल 1930, 31 जनवरी 1931। तो होना है नमक सत्याग्रह। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट हो जाएगा 220 का ए आंसर। क्या हो जाएगा? ए आंसर। नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की गई थी? साबरमती, वर्धा, गोधारा या डांडी। तो बताना है नमक सत्याग्रह की कहाँ से की गई थी। तो आपको बताया नमक सत्याग्रह की जो शुरुआत की गई थी वो साबरमती से की गई थी। क्वेश्चन नंबर 221 का ए आंसर। नेक्स्ट है स्टूडेंट 222। लाल कुर्ती दल का गठन किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, खान अब्दुल गफ्फार खान या मोहम्मद इकबाल। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन मैंने कल भी बताया था आपको, आज भी बता रहा हूँ। तो बताइए लाल कुर्ती दल का गठन किसने किया? 222 का आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर सभी बताया, खान अब्दुल गफ्फार खान। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इकबाल या लियाकत अली खान। तो सीमांत गांधी जो कहा जाता है स्टूडेंट कहा जाता है मोहम्मद अली यानी खान अब्दुल गफ्फार खान को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 जनवरी 1931, 5 मार्च 1931, 26 मार्च 1931 या 27 मार्च 1931। क्वेश्चन नंबर 224 का आंसर बताएंगे। और क्वेश्चन नंबर 224 का जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट में क्या हो जाएगा? आप सभी जानते हैं 5 मार्च 1931। तो गांधी इरविन समझौता जो था 5 मार्च 1931 भी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोलमेज सम्मेलन में क्यों आयोजित किया गए थे? तो गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किए गए थे? गांधी जी का विरोध करने के लिए, बी आर अम्बेडकर को भारत का नेता बनाने के लिए, साइमन कमीशन को संत स्थितियों पर विचार करने के लिए, भारत का स्वतंत्र प्रदान करने के लिए। तो बताना है कि गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किए गए थे। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 225। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा साइमन कमीशन की संस्तुति पर विचार करने के लिए। नेक्स्ट है, गोलमेज सम्मेलन में कहाँ आयोजित किए गए थे? गोलमेज सम्मेलन शिमला, नैनीताल, कोलकाता, लंदन। तो क्वेश्चन नंबर 226 का आंसर हो जाएगा लंदन में। कब किए गए थे? ये ध्यान रखना, तो ये बात भी ठीक है। तो हो जाएगा लंदन में। तो ये ना गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए थे और कब किए गए थे, इसका आंसर बताइए कमेंट में कि आंसर क्या हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 227 का आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस चलेंगे अब। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो क्वेश्चन नंबर 227 का आंसर क्या हो जाएगा? करो या मरो। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। ऑप्शन कमेंट करें। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 228 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 228, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन वर्ष 1939 में किसने किया? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1928 है 1939 में किसने किया? सुभाष चंद्र बोस, कैप्टन मोहन सिंह, महात्मा गांधी या रोशन सिंह। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन वर्ष 1939 में किसने किया था? बताना है कमेंट में। तो क्वेश्चन नंबर 228 का आंसर है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक के गठन 1939 में जो किया था सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस के अंडमान द्वीप का नाम क्या रखा था? स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप या भारत द्वीप या गांधी द्वीप। तो सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान द्वीप का नाम क्या रखा था? क्वेश्चन नंबर 229 का आंसर बताएं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, शहीद क्या रखा था? शहीद द्वीप। ऑप्शन नंबर बी, शहीद द्वीप रखा था। नेक्स्ट, आज़ाद हिंद फौज में निम्नलिखित में किसमें ब्रिगेड शामिल थे? सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, ये सभी। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 230। तो इसका जाएगा ये सभी। कौन थे? ये सभी थे। ठीक क्वेश्चन। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 231 है, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप समूह का नाम क्या रखा था? तो शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्वतंत्र भारत द्वीप या स्वतंत्र द्वीप। तो बताना क्वेश्चन नंबर 231 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 231 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा वी आंसर। क्या हो जाएगा? वी, स्वराज द्वीप। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किसके राष्ट्रपिता क्या संबोधित किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो महात्मा गांधी सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता क्या संबोधित किया था? तो आप सभी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर कमेंट कर देंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1945 में दिल्ली में हुए आजाद हिंद फौज के मुकदमे के पक्ष में कौन से वकील शामिल थे? राजेंद्र पाल, भूलाभाई देसाई, के एम मुंशी या सरदार पटेल। तो क्वेश्चन नंबर 233 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन? वो था भूलाभाई देसाई। क्या हो जाएगा? बी आंसर। तो ध्यान रखना ऑप्शन, उसको 233 का आंसर हो जाएगा भूलाभाई देसाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 234, विधायी संशोधन द्वारा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 का क्वेश्चन चलेंगे अब। तो 1773 ईस्वी में पारित हुए एक्ट में संबंध किस नाम से जाना जाता है? रेगुलर एक्ट, कंपनी एक्ट या स्थायी बंदोबस्त या ब्रिटिश एक्ट, इंडिया एक्ट। तो बताना 1773 का एक्ट जो कहता है किस नाम से जाना जाता है? तो 234 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन वो आप सभी जानते हैं, इसको रेगुलेटरी एक्ट के नाम से जानता है। 1773 में जब पारित हुआ था एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वर्ष 1919 कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो बताना 1757, 1775, 1773, 1792। तो 235 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन? तो 235 का आंसर होगा सी, 1773 में। कब? 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड वेलेस्ली। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 236 का आंसर क्या हो जाएगा? ओवरसाइड कमेंट करते रहें और सुनते रहें अच्छे से, क्योंकि लास्ट प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट है, वारिंग हेस्टिंग्स है। नेक्स्ट है, ऑप्शन बने रहे 259 प्रश्नों के साथ मेरे साथ। निम्नलिखित में कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में सबसे अल्पकालिक सिद्ध है? हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, चार्टर एक्ट 1813, पीटर्स इंडिया एक्ट 1784, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो बताना 237 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 237 का आंसर सी आंसर, पीटर्स इंडियन एक्ट 1784। नेक्स्ट है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कब किस एक्ट के अंदर की गई? 1773 रेगुलर एक्ट, 1784 पीटर्स एक्ट या 1793 चार्ट एक्ट या 1813 का चार्ट एक्ट। तो बताना है 238 का आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1784 का पीटर्स इंडियन एक्ट। नेक्स्ट है, नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारी के वेतन भारतीय स्वराज्य में देने की व्यवस्था किस एक्ट में है? 1784 पीटर्स में, 1813 में चार्टर एक्ट द्वारा या 1793 ईस्वी एक्ट द्वारा, 1833 एक्ट द्वारा। तो बताना है 239 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 239 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन वो क्या हो जाएगा? तो आप सभी जानते हैं सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। 240 का क्वेश्चन देखेंगे, किस एक्ट के द्वारा कंपनी ने भारत के साथ व्यापार करने की अधिकार लिया था? 1793 ईस्वी चार्ट एक्ट, 1784 पीटर्स एक्ट, 1753 का या 1813 का। तो बताना 240 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन? तो क्वेश्चन नंबर 240 का आंसर हो जाएगा 1813 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? 1813 का चार्टर एक्ट। किस एक्ट के द्वारा ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार का अधिकार प्राप्त हुआ था? 1813 का, 1784 का, 1793 का, 1853 का। तो बताना ऑप्शन 241 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 241 का आंसर हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए आंसर, 1813 एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट है, 1833 में चार्टर एक्ट के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड ऑकलैंड या उपयुक्त में कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 242 का आंसर क्या हो जाएगा? बताए कमेंट में। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग, वी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस चार्ट एक्ट के अंतर्गत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था? 1784 में पीटर्स इंडियन एक्ट, 1793 का चार्ट एक्ट, 1813 का चार्ट एक्ट या 1833 का चार्ट एक्ट। तो बताना है 243 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 243 का आंसर हो जाएगा यानी 1833 का चार्ट एक्ट। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के भारतीय भाषी को अपने देश में प्रशासन के कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? तो चार्ट एक्ट 1833, चार्ट एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडिया काउंसिल एक्ट 1861। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 244 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 244 का आंसर चार्ट एक्ट 1833। सेवाओं में महत्वपूर्ण पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किस एक्ट के अंतर्गत किया गया? 1743 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट या 1853 का चार्टर एक्ट। तो सेवाओं में महत्वपूर्ण पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में आयोजित किया गया। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 245 का आंसर। तो इसका हो जाएगा 1853 का चार्टर एक्ट। कौन सा? 1853 का। भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में कब सौंपा गया? तो भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में कब सौंपा गया? भारत के शासन अधिनियम 1858, भारत का शासन अधिनियम 1861, भारत शासन अधिनियम 1892, भारत शासन अधिनियम 1919। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 246 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1858 में। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता का मेघना काटा कौन से अधिनियम को माना जाता है? 1853, 1858, भारतीय संविधान 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 247 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 247 का आंसर हो जाएगा बी,
1858, ठीक है क्वेश्चन ध्यान रखना, 1858 भारत सरकार अधिनियम 1858 का। नेक्स्ट है 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम की किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो 1909 में क्वेश्चन क्या किया गया था? द्वैध शासन प्रणाली। तो ध्यान रखना है क्वेश्चन, देखो यही पढ़ लो, यूपीटर प्रारंभिक आहिस्ता परीक्षा में वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यूपीटर पैसी पैट प्रारंभिक आहिस्ता परीक्षा के वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन पढ़ते रहें। तो द्वैध शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधि, संघीय व्यवस्था या प्रांतीय व्यवस्था? तो क्वेश्चन नंबर 248 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट है 249, ब्रिटिश भारतीय में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा की गई? तो बताना है भारतीय काउंसिलिंग अधिनियम 1892, माल्टा मिल्टा सुधार 1919, मॉन्टेग्यू चैसफोर्ड 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935? तो बताना है क्वेश्चन नंबर 249 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा क्वेश्चन? बी आंसर हो जाएगा, माल्टा मिल्टा सुधार 1919। मॉन्टेग्यू चैसफोर्ड सुधार किस अधिनियम से संबंधित है? भारतीय परिषद 1861, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्र अधिनियम 1927? कमेंट करें क्वेश्चन 250 का आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन भारत सरकार अधिनियम 1919। क्वेश्चन बस 9 प्रश्न और बाकी हैं, बस बने रहे मेरे साथ। क्वेश्चन आप थक गए होंगे, मुझे पता है, मैं भी थक चुका हूँ अच्छे से, तो पढ़ते रहें बस। क्वेश्चन क्या है कि आपकी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ बार बार और कोशिश कर रहा हूँ कि 269 तक पहुँच जाऊँ। निम्नलिखित किस अधिनियम द्वारा भारत के प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? भारतीय परिषद 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935? उपयुक्त में कोई नहीं। तो निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 251 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन सी आंसर। कौन सा हो जाएगा? सी, 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, ठीक है ध्यान रखना। भारत संविधान के आयात उपबंध के लिए गए थे? ब्रिटिश संविधान से, भारत सरकार अधिनियम 1935 से, आयरिश संविधान से, जापानी संविधान से? तो भारतीय संविधान में आयात उपबंध लिए गए थे, कहाँ से लिए गए थे? तो क्वेश्चन नंबर 252 का आंसर बताएंगे, तो बी आंसर, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। किससे? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। तो नेक्स्ट है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसके द्वारा भारत में स्वतंत्रता मिली थी, इसके द्वारा विभाजन उल्लिखित है, इसके द्वारा रियासत की समाप्ति हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 253 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 253 का आंसर हो जाएगा ए, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 254, किस अधिनियम के प्रमुख स्रोत प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935, 1919, 1904, 1858? तो बताना है किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो बताना है क्वेश्चन नंबर 254 का आंसर। तो 254 का आंसर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कमेंट करें। 1935, तो वेरी मोस्ट 1935 अगर कहीं मिलता है तो पहला ऑप्शन 1935 लगाने की कोशिश करना स्टूडेंट। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अविशिष्ट शक्तियों किसे प्रदान की गई? संघीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय विधानमंडल को या प्रांतीय राज्यपाल को? तो बताना 255 का आंसर। तो स्टूडेंट बस लास्ट 4 प्रश्न और बचे हैं, बने रहे मेरे साथ, अभी कहीं नहीं जाना है स्टूडेंट। तो इसका आंसर है गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट है 256 क्वेश्चन, भारत में संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित है? माल्टा मिल्टा सुधार 1919, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947? तो क्वेश्चन नंबर 256 का आंसर तुम्हें पता है कि 1935 आ गया, वही मोस्ट होगा। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट है बच्चों 257, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था? 1919 में, 1909 में, 1919 में, 1935 में? उसमें कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 257 का आंसर हो जाएगा, आप सभी जानते हैं 1919 आ गया है, तो आपको बताया 1935 आ गया, तो यही होगा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 258, तो भारत में संघीय न्यायालय की रचना समर्थन निम्न में किसके अधिनियम आयोग द्वारा स्थापित किया? भारत सरकार अधिनियम 1919, ली आयोग 1923, भारत सरकार अधिनियम 1935? तो स्टूडेंट इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 1935 हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो ध्यान रखना क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना कि भारतीय में संघीय न्यायालय की रचना। और लास्ट प्रश्न स्टूडेंट ताली बजाएंगे सभी लोग कि लास्ट प्रश्न है, और लास्ट प्रश्न की ओर हम जा रहे हैं कि हमारा लास्ट प्रश्न कहाँ है और कहाँ मिलेगा हमें लास्ट प्रश्न, देख रहे हैं स्टूडेंट हम। ये है क्वेश्चन नंबर 259 कि किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? तो ये ईस्ट यानी इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? तो स्टूडेंट इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के तहत। तो ये थे वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न स्टूडेंट आज के हिस्ट्री के, मैंने सभी को आंसर आपको बताए। और स्टूडेंट बहुत टाइम लगता है पढ़ने में, आप लोग बने रहे, ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों ने सभी प्रश्नों को देखा। स्टूडेंट थोड़ी स्पीड तेज की थी मैंने, नहीं तो हमें 2.5 घंटे हो जाते। 259 प्रश्न हो स्टूडेंट, कितनी जल्दी पढ़ता। और तो स्टूडेंट आप बने रहे मेरे साथ। और अगर आपने अभी भी चैनल को लाइक नहीं किया तो चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए स्टूडेंट। और अगर अपने दोस्तों को भी भेजना चाहते हैं तो ज़रूर भेजिए, क्योंकि वो भी पढ़ लेंगे। ये सभी हिस्ट्री का सभी पोर्शन आपको बढ़ा दिया गया है, एक एक पॉइंट इसमें आ चुका है। ये पैट के लिए स्पेशल क्लास थी स्टूडेंट। और अगर बच्चे यूपी पुलिस के पढ़ना चाहते हैं तो वही पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए और स्टूडेंट आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, बहुत टाइम हो चुका है। आप खाना खाइए, अपना पढ़िए, जो भी करना चाहते हैं आप अच्छे से कर सकते हैं स्टूडेंट। तो अगर आपने यह पूरी वीडियो देखी और आपको कैसी लगी स्टूडेंट तो आप बताएं कमेंट में।
कैसी लगी ये वीडियो। तो स्टूडेंट कल मैं आपके लिए भूगोल या इकोनॉमिक्स या भारतीय संविधान के प्रश्न लेकर आऊँगा। जल्द 8 बजे बने रहेंगे मेरे साथ और स्टूडेंट, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करना। जब एग्ज़ाम हो उससे एक दिन पहले पूरी रात नहीं सोना है, क्योंकि आपको सारे प्रश्न एक बार और रिवीजन करने हैं और जब पेपर देने जाना है। ठीक है और स्टूडेंट चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा, बाय बाय और स्टूडेंट गुड नाइट, सब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़।